ठीक है। सभी को जय श्री माता जी। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग ध्यान से करेंगे। सभी से अनुरोध है कि हम जिस भी जगह बैठे हैं, एक ध्यानस्थ अवस्था में हम लोग बैठेंगे कुछ देर के लिए। हमारे दोनों हाथ खुले हुए हमारे गोद में श्री माता जी के समक्ष। खुली आंखों से श्री माता जी को हम लोग निहारेंगे। दोनों हाथ जोड़ के सामूहिक बंधन लेंगे। संपूर्ण चित्त तालु भाग पर, सहस्त्रार पर। 3 महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी
मोक्ष प्रदायिनी माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपना राइट हैंड हम लोग हृदय पे रखते हैं। श्री माता जी को पूर्ण हृदय से प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे हृदय में पधारे। श्री माता जी, आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसे ही सहयोगी हमें बनाए। राइट हैंड श्री माता जी की ओर, लेफ्ट हैंड हमारे लीवर पर, मतलब राइट स्वादिष्ठान पर। हमारा राइट स्वादिष्ठान हमारे राइट साइड में लोअर एब्डोमेन जहाँ होता है वहां है, वहां पे हमारा लेफ्ट हैंड रखेंगे। यहाँ पे हम लोग श्री माता जी को हमारे चित्त के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारे चित्त को शांत कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर मेरे चित्त में आइए। श्री माता जी, मेरे विचारों में आप आइए, मेरी वाणी में आप आइए। श्री माता जी, हमारे शरीर के हर कण कण में, हर रोम रोम में आप आइए। श्री माता जी, कृपा कर
मेरे चित्त को बाहरी प्रलोभन से मुक्त कर दीजिए। मेरे चित्त को केवल सहज में ही खपने दीजिए। लेफ्ट हैंड क्षमा की ओर। धीरे धीरे हमारा चित्त मध्य विशुद्धि चक्र पर लाएंगे। हमारे राइट हैंड की पांचों उंगलियां एकत्रित करके वो पांचों उंगलियां हमारे विशुद्धि चक्र के बीचों बीच रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री कृष्ण हो। कृपा कर श्री कृष्ण की मधुर वाणी हमें प्रदान करिए। श्री माता जी, श्री कृष्ण की डिवाइन डिप्लोमेसी हमें दीजिए। तो माता जी कृपा कर मेरे वाणी में, मेरे जिह्वा में आप आइए। श्री माता जी, मेरे वाणी से वही शब्द निकले जिससे आपको प्रसन्नता मिले। राइट हैंड सामान्य कर लेंगे। धीरे धीरे हमारे चित्त को सहस्त्रार पर तालु भाग पर स्थिर करेंगे। अगर चाहे तो हम हमारे राइट हैंड से, हमारा राइट हैंड हमारे कुंडलिनी शक्ति के सामने रखकर 3 बार कुंडलिनी उठाकर सहस्त्रार पर डालेंगे। हमारे राइट हैंड से हम लोग 3 बार कुंडलिनी को उठाकर हमारे सहस्त्रार पर डालेंगे। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर ही स्थिर करते हुए प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा कर हमें पूर्णत्व प्रदान करिए। श्री माता जी कृपा कर
हमें पूर्णत्व प्रदान करिए। इसी अवस्था में हम लोग श्री माता जी की अमृतवाणी सुनते हैं। हमें आप मानते हैं सो तो ठीक है, मानना तो है ही, क्या करें आप। लेकिन मानने का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि हमने माँ के पैर छू लिए, माँ को हार पहना दिए, माँ को फूल दे दिया। नहीं, मेरे गले के हार बनना चाहिए। आपको बनना चाहिए, हार को नहीं। आप मेरे गले के हार बनिए, आप मेरी शोभा बने, तब मैं कहूं कि आप मुझे मानते। कि दुनिया कहे कि हाँ भाई, तुम्हारे एक सहयोगी मिले थे, उनको देखकर हम समझ गए कि कोई विशेष बात है। ऐसे होनी, जैसे हमारे पति ये सोचते थे शुरू से ही कि तुम तो हो अवलिया, तुम्हारे जैसा और कोई हो नहीं सकता। वो ये विश्वास पूर्ण उनको था, कभी हो ही नहीं सकता, तुम कुछ कर लो, सर मान लो, कभी नहीं हो सकता। और जो जैसे हैं वैसे रहेंगे, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतने लोग बदल गए, तो कल भी अब मैं ऐसे बेईमानी नहीं हो सकती बस। अब तो मानना ही पड़ेगा कि कुछ तुमने कर दिया। कुछ किया नहीं, आपके अंदर जो हीरा था वही आपके सामने ला के रख दिया कि बेटे तुम ये हीरा, ये देख, इस हीरे की चमक में तुम आए। और तो कुछ किया ही नहीं। और जब वो हीरा सामने आया तो लोग भी तो देख के हैरान हो जाते कि साहब ये क्या थे और आज क्या हो गए। पहले तो कंकड़ पत्थर के बराबर भी नहीं थे, आज हीरा बन के माँ के मुकुट में चमक रहे हैं। सारा वातावरण, सारी सृष्टि, पंच महाभूत सारे आपके चरणों में खड़े हुए हैं। मैं आपसे, लेकिन आपको अपने से प्यार करना सीखना हो। अब हमारे प्यार की बात ऐसी है कि हमने आपको हमारे शरीर में स्थान दे दिया। आपको आश्चर्य होगा कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो मेरा शरीर दुखता है। ये शरीर इतना अजीब है कि प्यार में इसने सबको अंदर ही समेट लिया है। अभी एक बच्चा, जो कि बार बच्चा है, लंदन में सीढ़ी पे से गिरा और उसको बुरी तरह की चोट आई और उसका ब्रेन बिल्कुल फट गया और उसका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड था वो अजीब तरह से खून से भर गया। और मेरी हालत ऐसी खराब गई, मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन होगा जिसको इतनी तकलीफ हो गई। और जैसे ही वहां से फोन आया और इन्होंने बताया कि माँ ऐसा ऐसा एक बच्चा गिरा वो और उसका ऐसा हुआ, उसी वक्त मेरी तकलीफ ठीक हो गई और बच्चा भी उधर ठीक। इसकी कोई आशा नहीं थी बच की। अब इससे आप समझ लीजिए कि माँ ने आपको कितना प्यार किया। जैसे भी आप हैं, आपको अपने शरीर में ले लिया। थोड़ी तकलीफ ही होगी ना, कोई हर्ज नहीं। तो मेरे शरीर में लेने से आपकी रक्षा तो होती ही रहेगी और आपका संगोपन हो जाएगा और पूरी तरह से आपको हम प्लावित कर सकेंगे, नरिश कर सकेंगे। जैसे कि माँ अपने पेट में बच्चे को रख लेती है, गर्भ में रख के, और उसको कितने प्यार से रखती है, इसी तरह से हमने आपको हमारे शरीर में संचारित कर लिया। जो अपने को सहयोगी समझता है उसको समझना चाहिए कि मेरा स्थान माँ के सिर्फ हृदय में नहीं है, लेकिन उसके शरीर में बहने वाले खून में, और सारे शरीर भर में दौड़ रहा हूं। तो मुझे कैसा होना चाहिए जिससे मेरी माँ को तकलीफ ना। और अगर मुझे तकलीफ नहीं हुई तो सारे संसार की भी तकलीफ दूर हो जाएगी।
ऐसी भावना करके आप अपने से प्यार करिए, फिर दूसरों से तो अपने ही आप प्यार हो जाएगा, उसको कहने की जरूरत नहीं। पहले अपने से प्यार करिए, जो भी कार्य करते हैं वो एक डिग्निफाइड तरीके से अपने को एक उच्छृंखल फ्रिवलस लोगों जैसे या किसी ढोंगी हिपोक्रिट जैसे कोई सा भी कार्य नहीं। बहुत से लोग हैं वो बहुत बन के ऐसे दिखाते हैं जैसे कि बहुत बड़े सहयोगी हैं, लेकिन कुंडली तो वहीं पे जमी हुई है। कुछ लोग हैं बक बकते रहते हैं। सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझे कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और खरीद के उस पे सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज पूजा करते हैं। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मानती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए सहयोग क्या है। एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास कर। चीज क्या है? सहयोगी हम है, अब हम सहयोगी हो गए, लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस, जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियां हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको सारी चीज आपको बता दी। लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या हमारा लेक्चर सुना ध्यान लगा लिए बस होगा, ऐसे थोड़ी। खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हो। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए, वो सब पूर्व जन्म का पाया हुआ जो कुछ भी है, हजारों वर्षों का ज्ञान, वो उनके आगे स्पष्ट हो गया। लेकिन आपके लिए तो एक ही जन्म में सब कुछ हमने बता दिया। आपको कोई मेहनत भी करनी नहीं पड़ी, ना इतने जन्म जन्मांतर की सुकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो ऐसा ही हुआ कि एक पैसा बैंक में डाल के हजारों रुपए आप ले लीजिए। जय श्री माता दी सभी भाई बहनों को। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम हमारे स्पेशल गेस्ट रश्मि कुमारी दीदी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताना चाहूँगा। तो रश्मि दीदी पिछले 27 वर्ष से सहयोग का अभ्यास कर रही हैं। अभी करंटली वो पुणे में
रिनाउंड एक यूनिवर्सिटी है, एमआईटी यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आईएसपीएस धर्मशाला, जो हमारा धर्मशाला में सहयोग का स्कूल है, वहाँ पे जूनियर ऑफिसर के रूप में की थी। और अभी उसके अलावा उन्होंने एमबीए फाइनेंस और एचआर से और एमकॉम की डिग्री प्राप्त कर ली। रश्मि दी सहयोग में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने काफी योगदान दिया है। तो अभी जैसा हम जानते हैं, एनएसवाईएस की रश्मि दी युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर है। 2017 से 2020 तक नेशनल स्कूल प्रचार के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। और 2012 से 15 तक महाराष्ट्र की स्टेट युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। उनकी एक स्पेशल उपलब्धि ये भी है कि उन्होंने एमआईटी डब्ल्यूटीयू विश्वविद्यालय में बीटेक के इंटीग्रेटेड छात्रों के लिए सहज योग को आधारित पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो आइए हम सभी रश्मि दीदी का पूर्ण हृदय से स्वागत करते हैं। वेलकम टू अवर शो रश्मि दी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। थैंक यू दिवांश भैया। सभी को जय श्री माता जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब एकदम रिलैक्स तरीके से हम लोग आज उत्तराखंड की सारी युवा शक्ति के साथ एकत्रित हुए हैं। तो ये जो डिस्कशन है ये बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेगा। और मेरे ख्याल से जैसे मेरे को दिव्यांश भैया ने जब पहली बार कॉल किया था कि दीदी हम लोग ऐसे सेशंस ले रहे हैं और आपको आना है, तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें कैसा होता है कि आप लोग इंटरेक्टिव बनाने की इसमें कोशिश करते हैं। तो जनरली कैसे होता है कि इंटरेक्टिव हम लोग तभी होते हैं जब हम लोग एक साथ ऑफलाइन कभी सेमिनार्स में जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक तरफा ही डिस्कशन होता है। लेकिन आज के सेशन में हम लोग चाहेंगे कि सहज के जो भी एस्पेक्ट्स है वो हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और उसको क्यों हमको हमारे डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाना है, इसके ऊपर तो हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे ही। और आपसे भी कुछ ना कुछ इनपुट्स हमें मिलेंगे कि एज अ युवा शक्ति उत्तराखंड में आप कैसे कार्य कर रहे हैं, या फिर एज अ युवा शक्ति आप आपके घर में एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी आप कैसे काम करते हैं, कैसे सहयोग को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हम लोग इन जनरल आज डिस्कशन जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बीइंग अ युवा शक्ति, तो सबसे पहले हमारी बेसिक जिम्मेदारी क्या होती है? आपको क्या लगता है कि अगर हम युवा शक्ति है तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आना चाहिए कि नहीं हम लोग सहज का एक बैकबोन है ना? तो एक बेसिक जिम्मेदारी आपको क्या लगता है हमारी क्या होती है कि चलो हम लोग सहज कर रहे हैं, हम लोग युवा शक्ति कहलाए जाते हैं, एक्टिव युवा शक्ति कहलाए जाते हैं, सेंटरों पे जाते, लेकिन हमारी बेसिक जिम्मेदारी क्या है? आप बता पाओगे? कोई चैट कर सकता है तो चैट बॉक्स पे डालिए। क्या है हम लोग की बेसिक जिम्मेदारी, क्या बनती है एज ए युवा शक्ति करके सबसे पहले? आंसर चैट बॉक्स पर डाल। ठीक है, आपको जो भी मन में आता है डालिए, इसमें कोई आपको जज नहीं करेगा कि आंसर बराबर है। रोल मॉडल फॉर युवा, सहयोगा को स्प्रेड करना, ठीक है। सबसे बेसिक मतलब एकदम मूल जिसे मैं कहती हूँ वो क्या है? एजुकेशन, ठीक है। एज ए युवा शक्ति हमें क्या जिम्मेदारी, ठीक है? एजुकेशन, रोल मॉडल फॉर युवा और सहयोगा स्प्रेड करना। माता जी की बताई हुई बातों पे चलना, मेडिटेशन, यस यस। सेज के प्रचार और डेली मेडिटेशन, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअल आंसर है कि बेसिक जिम्मेदारी है कि मेडिटेशन करना, क्योंकि आज हम सहज में जितना भी जो भी कुछ कर रहे हैं, हाँ, डूइंग मेडिटेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो ये सारा मेडिटेशन का ही खेल है। तो जैसे होता है ना कि अगर आज मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं ना, तो वहां तक के हमारा जो भी अस्तित्व है, चाहे वो सहज में हो या बाहर हो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की वजह से है। लेकिन अगर देखिए कि जैसे जैसे आपका मेडिटेशन कम होता है तो उसके इफेक्ट्स आपको तुरंत नहीं नजर आते, ठीक है। कुछ महीने बाद वाइब्रेशंस जो है हमारे चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होने के बाद फिर अगर बिल्कुल ही ध्यान छूट जाता है, सेंटर छूट जाता है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो बोलते हैं वो बाद में हमको पता चलते हैं, हमारे लाइफ में एकदम से नहीं आता है। तो ये सारी जो चीजें है ना कि ये पूरा और पूरा हमारे मेडिटेशन बेस ही होता है, कि वही हमारा अल्टीमेट है मेडिटेशन, ठीक है। तो एज ए युवा शक्ति सबसे पहले हमको ये देखना है कि मेडिटेशन के लिए हम लोग रोज 2 टाइम बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। मैं कम से कम 2 टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मेडिटेशन करना मतलब सबसे पहले कि क्या करते हैं हम लोग, तो
कितना टाइम बैठना है सबसे पहले तो। अभी क्या होता है, जैसे माता जी बोलती है कि टाइम तो नहीं है, है ना, कि मेरे यू हैव टू बी इन मेडिटेशन, कि आपको कितना निर्विचार आ रहा है। बट श्री माता जी कुछ स्पीचेस में ऐसा भी बोलती है कि पहले आपकी बैठक बढ़ाइए। अगर सहज में आने के बाद हम लोग मेडिटेशन के लिए बैठ ही नहीं पा रहे हैं, अगर 10 मिनट होता है तो हम लोग इधर उधर थोड़ा सा हिलते हैं डुलते हैं, तो कैसे होगा मेडिटेशन। तो सबसे पहले ना, अगर आदत नहीं है ना, तो पहले कुछ दिन तो हमको घड़ी लगा के बैठना पड़ेगा, कम से कम 30 मिनट्स तो हमको बैठना है, ठीक है। मैं 30 मिनट्स, ये मिनिमम क्राइटेरिया तो कहीं पे भी नहीं है, मतलब 30 मिनट्स आपको सुबह शाम बैठना ही मिनिमम है ये। पहले अपनी बैठक बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में जब आपको आदत लग जाएगी कि हाँ मेरे को 30 मिनट तो बैठना ही है, तो उसमें से मान लीजिए 10-15 मिनट बैलेंसिंग हो गया, फिर बाद में थोड़ा सा अटेंशन स्थिर होता है, तो फिर जाके मेडिटेशन सहस्त्रार पे हम लोग कर पाते हैं। अब उसमें भी अगर मान लीजिए कि 10-15 मिनट बैलेंसिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग सहस्त्रार पे जाते हैं, तो उसमें भी 10 मिनट में हमको कितना सेकेंड्स का निर्विचारिता आती है। तो जितने सेकेंड्स की निर्विचारिता है, बस वो हमारा मेडिटेशन। तो सोच लीजिए कि 30 मिनट्स में हम लोग कितना मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी ड्यूटी है कि यस, बहुत सारे लोगों ने आज जवाब भी दिया है कि बी काइंड एंड जेंटल, और सहज की टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की सहज की जिम्मेदारी उठाना, मेडिटेशन ऑफ पंक्चुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि शिवाजी का एक बहुत कॉमन सेंटेंस है कि आप दिन भर, आप एक दिन ऑफिस मत जाइए, आप एक दिन खाना मत खाइए, लेकिन आप रोज मेडिटेशन करिए। आप लोग जो रोज काम करते हैं वो एक दिन मत करिए, लेकिन मेडिटेशन जरूर करिए। तो सोच लीजिए कि श्री माता जी की भी बोला है कि मेडिटेशन कितना नेसेसरी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि, तो पहले ये सबसे, आज के मीटिंग के बाद अगर हम लोग का मेडिटेशन में बैठक नहीं, तो सबसे पहले हमको ये नंबर वन पॉइंट है, हमको बैठक बढ़ानी है। तो चाहे आधा घंटा हो, कम से कम बोले आधा घंटा। अगर जो लोग ऑलरेडी 30 मिनट्स बैठ रहे हैं, उनको 45 मिनट्स कर लेना, 45 मिनट्स टू 1 आवर तो कम से कम ये होना ही चाहिए। मॉर्निंग मेडिटेशन, क्योंकि कैसा होता है देखिए, मॉर्निंग इवनिंग मेडिटेशन बहुत फर्क होता है। कि जब मॉर्निंग मेडिटेशन हम लोग बहुत अच्छे से हो जाता है, इवनिंग में दिन भर के रूटीन से इतने थक जाते हैं कि चाहे बहुत बार इवनिंग मेडिटेशन हम लोग नहीं बैठ पाते हैं, मतलब उतना टाइम नहीं हो पाता है। तो मॉर्निंग मेडिटेशन कम से कम पौन एक घंटा अगर अच्छे से हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका इवनिंग मेडिटेशन भी बहुत, अगर आप लोग उस वक्त कम भी समय बैठ ले तो भी आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट्स में बोल रही हूँ, हमको ये बैठक हमको सबसे पहले डालनी होगी। ये हो गया बेसिक चीज। दूसरा है हमारा फुट सोकिंग होना, कम से कम दिन में एक बार। वैसे श्री माता जी ने युवा शक्ति को 2 बार फुट सोकिंग के लिए बोला हुआ है, क्योंकि जो युवा शक्ति का रूटीन ही वैसा होता है कि थोड़ा राइट साइडेड हम लोग होते हैं, और मतलब दौड़ते भागते रहते हैं, चाहे वो हमारे क्लासेस हो, ट्यूशन हो, या फिर हम लोग कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, तो हमारा एटीट्यूड ही वैसा होता है ना कि हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं। और होना भी चाहिए कि हम लोग को थोड़ा एक्टिवनेस भी होना चाहिए एज अ बीइंग अ युवा शक्ति। तो ऐसे में श्री माता बोले कि युवा शक्ति को तो हमको 2 बार फुटसोक लेना ही चाहिए। अगर 2 बार नहीं हो रहा है, तो कम से कम एक बार तो करना ही करना है। अगर जिनको एक बार करने की आदत है, वो लोग 2 बार स्टार्ट करें। जो लोग कभी कभी कर लेते हैं, वो कम से कम एक बार रोज करना है। तो मेरे ख्याल से हमको देखना है कि सहज में आने के बाद ऐसा एक दिन भी ना छूटे कि जिस दिन आपने फुटसोक नहीं किया होगा। फुटसोक करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है। हम लोग कलेक्टिव सेमिनार्स में जाते हैं, तीन वो तो बात अलग होती है, लेकिन अगर हम लोग कहीं पे भी, आप घर में हैं, आप बाहर घूमने कहीं जाते हैं, आप होटलों में भी जाते रहते हैं, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो वहां पे हमको कोई बहाने नहीं देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशंस है, और हम लोग बहुत स्मार्ट जनरेशन है। हम सबको पता है कि अगर बाहर भी हम लोग किसी होटल में रहे, तो हमको कैसे फुड सोकिंग करना है ना, कोई भी पॉकेट में भी आप लोग कर सकते हैं उसको बंधन देके। तो दैट इज नॉट, वो बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो बस ये दो चीजें कि फुट सोक मेडिटेशन छूटना ही नहीं है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद फिर आता है कि हमारे सहज की जैसे, हाँ, हमारा एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मेडिटेशन फुट सोक के बाद आता है हमारा खुद का एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि यही एक फेज होता है कि जिसमें हम हमारे करियर को बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। क्योंकि वो करियर फिर हमको आखिरी तक उसके बेसिस पे हम लोग जॉब फिर कमाना, ये वो सब चलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि करियर बना रहे हैं इससे सब चीजों को छोड़ देना है। ये भी एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बट हमको हर चीज में बैलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि सेल्स तो पूरा बैलेंस पे ही चल रहा है ना। तो बैलेंस करना है मतलब क्या, अगर आप चाहे कुछ भी करो, अगर आप अब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, या और
और भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो या दूसरे कोई कोर्सेज कर रहे हो, तो ये बस याद रखना है कि सब करना है, लेकिन हमारा मेडिटेशन सेंटर और फुट सोकिंग, ये चीजें कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। बहुत सारे सहज में डॉक्टर्स भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करने वाले भी है, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे है, बट हमने देखा है कि कुछ भी हो जाए, सहज का कार्य और उनका सेंटर्स मेडिटेशन कभी छूटता नहीं है। और शायद वही एक चीज है कि वो आज कंसिस्टेंटली इतने बड़े पोजीशंस पे रहते हैं, क्योंकि वो बैलेंस अपने लाइफ में मेंटेन करते हैं। तो सहज में अगर हम लोग, अगर आप, ऐसा होता है बहुत बड़ा युवा शक्ति के साथ, अरे एग्जाम्स आ गई तो बिल्कुल सेंटर पे दिखना बंद हो जाती है युवा शक्ति, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्स भी है तो हमको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पढ़ना तो बिल्कुल है। सेंटर पे आप हफ्ते में एक बार कम से कम एक सेंटर तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना सेंटर के हम, मतलब श्रीमती कहते हैं एक लेक्चर में, सेंटर हमारा दवाखाना है। अगर तबीयत ठीक हो दवाखाना जाते हैं, तो ये सेंटर हमारे जीवन का एक दवाखाना ही, उसको आप याद कर लीजिए। श्री माता जी का एक वर्ड है, और वो स्पीच अगर मेरे पास है तो मैं आपके ग्रुप पे जरूर शेयर करूंगी। श्री माता जी कहती है कि सेंटर तो आपका दवाखाना है। तो इसलिए वो सेंटर पे, चाहे कोई भी सेंटर हो आपका, आपके गांव में, आपके सिटी में, जहाँ पे चाहे मेन सेंटर हो, कोई भी सेंटर, तो आपको कलेक्टिविटी में सेंटर पे जाना ही जाना है। तो वो एक चीज हो गई। अगर आपके एग्जाम्स है तो आप सेंटर पे जाइए, ध्यान करिए, आरती करिए, वापस आ जाइए। वहां पे आप ज्यादा कुछ टाइम पास मत करिए, ठीक है। इससे कि क्या होगा कि आपका एटलीस्ट वक्त बचेगा, और आपको जो एक्चुअली, मतलब सेंटर पे जाके जो चीजें आप ग्रास कर पाओगे ना, तो वो उसका इफेक्ट आपके स्वादिष्टान पे भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेटली हमें फायदा करती है, ये सब हम लोग हमारे लिए कर रहे हैं। सेंटर करना, मेडिटेशन करना, इससे श्री माता जी को क्या, हमें, हम खुद के लिए सब चीजें कर रहे हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं। हाँ, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली यही एज है। एक एज अगर ये चला जाता है, तो उसके बाद एक प्रैक्टिकल सी चीज है कि एक एज होने के बाद जब आप लोग जॉब में चले जाते हैं, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि अरे जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, वहां तक है, ठीक है। एक आफ्टर सम एज फिर इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, फिर हम लोग जॉब में लग जाते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका एज है, उसमें आपको आपका पूरा एजुकेशन, पूरा करियर आपको कंप्लीट करना है अच्छे से, और उसके बाद फिर तो जीवन भर जॉब करना है। बहुत बड़ी बात नहीं कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नहीं, ये कोई रीजन ही नहीं है, मतलब ये बहाना है ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि जॉब तो आपको जिंदगी भर करना है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सेंटर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, सेज के कार्य के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे भी करिए, वो आपका टाइम मैनेजमेंट है। ऐसा तो कोई 24/7 तो हम लोग कोई काम नहीं करते, कोई जॉब नहीं करता है 24/7। तो डेफिनेटली सबके पास वो एक टाइम होता है, बस आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि हाँ, मैं इस कब कब मैं सेज को टाइम दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। तो ये हमको खुद के लिए भी आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा है कि बहुत बार युवा शक्ति को लगता है कि अरे एजुकेशन में हम लोग बहुत अच्छे सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, डिलेमा है आपके मन में कि क्या करना चाहिए, करियर मुझे ये चूज करना चाहिए, वो चूज करना चाहिए, अभी बूम में तो ये है, साइंस है, आर्ट्स है, सब बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना। तो बट ये है कि अगर आपको जहाँ पे कंफ्यूजन है, तो हमारे पास हमारी गुरु श्री माता जी बैठी हुई है। देखिए कैसे होता है ना कि पहले के जमाने में आपको पता है ना कि हर चीज गुरुओं से पूछी जाती थी कि क्या करना। अभी तो हमारे सामने साक्षात गुरु हमारे घर में, सबके घर में बैठी हुई है। और अगर जहाँ पे आपको कंफ्यूजन है, अगर वहां पे आप श्री माता जी को नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हम लोग मेडिटेशन करके। श्री माता जी ने हमें भवसागर में बताया हुआ है ना कि हमारे गुरु का स्थान है। तो ऐसे में अगर हम लोग डिसीजन श्री माता जी को नहीं पूछ सकते हैं, तो या फिर नहीं, तो क्या फायदा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भवसागर ठीक नहीं है हमारा। तो ये एक चीज याद रखती कि एज अ युवा शक्ति अभी तो आपका ये मूड स्टार्ट हुआ है कि आपको आपके लाइफ में हर कदम पे आपको डिसीजंस लेने हैं। तो ये डिसीजंस आपके तभी ठीक होंगे जब आपका भवसागर ठीक होगा। अब हमको याद है कि जब हम लोग अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, तो हमको बताया गया था कि आपको युवा शक्ति को एवरी डे फुट सोकिंग में भवसागर क्लियर करना ही है। मतलब आप आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लीजिए और 10 गुरुओं के नाम लीजिए। तो 10 गुरुओं के नाम हमको लर्न होने चाहिए, और आपको एवरी डे फुटसोक में बस आपको ऐसे आपके भवसागर पे हाथ घुमाना है 10 टाइम्स, और एक एक टाइम पे आप बंधन देंगे
करेंगे, तब आपको एक एक गुरु का नाम लेना है, वो पानी में नेगेटिविटी उसको आपको छोड़ देनी है। आप देखिए डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होगा, और वही डिसीजन आप लेंगे जो आपके लिए योग्य रहेगा। क्योंकि आज हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए क्या ठीक है, श्री माता जी नोज की फ्यूचर में आपको क्या, आपके लिए क्या ठीक है। तो ये चीज हमको करनी है कि फुट सोकिंग में हमको हमेशा भवसागर को क्लियर करना ही है। तो ये एक बात मतलब आज भी ऐसी हो सकती है कि हम लोग 7-7 साल से ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा है कि जिससे हम लोग हमारा भवसागर नमक पानी में क्लियर नहीं करते। आज आज भी हम लोग करते हैं, कि ऐसा नहीं कि मुझे सब मिल गया है, क्योंकि चक्र है, कभी ना कुछ पकड़ता ही रहता है। तो वो हमें याद रखना है कि भवसागर को हमको डेली डेली क्लियर करना है। आप 10 गुरुओं के नाम लीजिए। कभी आपको लगता है कि वही भी बहुत मैकेनिकल हो रहा है, कुछ नहीं होता। अगर आप मैकेनिकल भी होता है तो आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो शर्माते ही वर्कआउट करती रहती है। जिस दिन आपको लगता है कि आज 10 गुरु के नाम नहीं लेने, तो आप सबके पास निर्मल विद्या एक किताब होगी, अगर नहीं है तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसमें आदि गुरु के 108 नेम्स है, उसमें से आप 21 नेम्स लीजिए, कभी 51 नेम्स ले लीजिए। तो ऐसा आप लोग करते रहिए, लेकिन आपको डेली भवसागर को क्लियर नमक पानी में करना ही है। तो ये चीज आपको 3 नंबर पे आपको बिल्कुल याद रखनी है। सेकेंडली करियर के लिए शमाता जी से आप, आपके वाइब्रेशंस की स्थिति अगर अच्छी है, अगर आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन एक भी चीज शमाता जी ने बताई हुई है कि अगर आपको बहुत बार ध्यान में वाइब्रेशंस फील नहीं भी होते हैं, तो भी आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी देखो श्री माता जी की स्पीच जो चलाई थी दिव्यांश भैया ने, तो उसमें श्री माता ने क्या कहा कि सहयोग की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो सेज की पढ़ाई कौन सी होती है? तो सेज की पढ़ाई ये होती है, वाइब्रेशंस हमारी पढ़ाई है। तो वाइब्रेशन सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये वाइब्रेशंस कैसे समझेंगे कि पहले आपको बिल्कुल ट्रायल एंड एरर बेसिस पे करना है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि जब हम लोग नए नए सेज में थे, तो सब कहते कि अरे नहीं, सब चीजें हमको वाइब्रेशंस देख के खरीदनी चाहिए। तो फिर चाहे आपके कपड़े हो, आपकी शॉपिंग हो, या फिर आपके करियर का सिलेक्शन, या फिर आपको कहीं बाहर जाना हो, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे अगर आप मान के चले आप किसी मॉल में चले गए कपड़े खरीदने के लिए, तो आपको 2-3 चीजें आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप तुरंत आपका चित्त सहस्त्रार पे लेके जाइए, और बस एक हाथ को आप बिल्कुल कपड़ों पे ऐसे रख के आप बिल्कुल थोड़ा देख सकते, आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं आपको, क्योंकि आपका चित्त सहस्त्रार पे आप कनेक्शन आपका बन गया है। और देखिए कि वाइब्रेशंस कैसे आ रहे हैं उस कपड़ों से, तो डेफिनेटली वो कपड़ा आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे आपको चेक करते रहना है। या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस कैसे आपको करनी है कि जब आप घर से निकलते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी आप निकलते हैं, चाहे आप कॉलेज जाइए, ट्यूशन जाइए, तब हम लोग को श्री माता जी को हम लोग तो बता के निकलते हैं कि श्री माता जी आप हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ आइए, कि मुझे श्री माता सुखरूप लेके चलिए, और आप लोग सुखरूप हमें वापस ले आइए। तो बस आप खड़े रहिए, जब बंधन लेने के लिए हम लोग खड़े रहते हैं, दोनों हाथ ऐसे करिए, और बस 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं, 1 मिनट के लिए आप सहसा में रखिए। आपको तुरंत आपके हाथों पे चलेगा कि आप जहां पे भी जा रहे हैं आपका काम वहां पे कैसे होने वाला है। तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है कि हाँ, कि यहाँ पे और उसके बाद इतनी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप पूछते भी नहीं है ना, बस आप बंधन लेने जाएंगे तो आपके हाथों पे आपको इंडिकेशंस आ जाएंगे कि अरे हाँ, ये चीज मतलब यहाँ पे हमारे काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हमको पता चलता है। तो यही कि हमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि जब मेडिटेशन अच्छे से होगा हमारा, तब हम लोग इस चीज को धीरे धीरे जान पाएंगे। और श्रीमाता ये भी कहती है, इवन अगर आपको मेडिटेशन में वाइब्रेशंस नहीं आते, कभी कभी नहीं महसूस होते, लेकिन जब आप श्रीमाता जी को कोई सवाल पूछते हैं, तो कम से कम उस वक्त के लिए आपको वाइब्रेशन जरूर महसूस होना ही है। लेकिन उसके लिए वही है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को हमको क्लियर रखना है। इंस्ट्रूमेंट मतलब वही है कि हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे चक्रों को हमको क्लियर रखना है। नमक पानी में जैसे मैंने कहा कि 2 टाइम तो करना ही है। जैसे एक टाइम हम लोग जनरली अथर्व शीर्ष कहते हैं, उसके बाद हम लोग भवसागर क्लियर कर लीजिए, और दूसरे टाइम के नमक पानी में अपने चक्रों को जरूर क्लियर करिए, कि आपको लगता है कि दिन भर में हाँ ये चक्र पकड़ रहा है। सबसे पहले तो श्री माता जी को पूछना चाहिए, हर रोज हमें पूछना है कि श्री माता जी आप बताएं कि मेरे चक्रों की स्थिति आज क्या है। आप मेरे हाथों पे बताएं कि मेरे चक्रों की स्थिति क्या है। तो जब तक पूछेंगे नहीं, आपको जवाब नहीं मिलेगा। सहज में ये कि आपको पूछना पड़ेगा श्री माता जी से कि श्री माता जी आप बताएं कि मेरी चक्रों की स्थिति आज क्या है। अगर आप अभी भी ऐसे बैठे हैं, तो हम लोग 2 मिनट के लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग दोनों हाथ श्री माता जी के समक्ष रखते हैं। हर चीज को अगर प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो शायद मजा भी आएगा। अः अगर श्री माता, हाँ श्री माता जी का यदि फोटो शेयर कर पाओ दिव्यांश तो अच्छा रहेगा।
हाँ, श्री माता जी का फोटो हमारे सामने है। तो दोनों हाथ श्री माता जी हमारे हृदय स्तर पर लेके आ जाइए आप लोग। चित्त को पूरा सहस्त्रार पे लेके जाइए। आंखें बंद कर ले 1 मिनट के लिए। और श्री माता जी को पूछे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर आप मेरे चक्रों की स्थिति मेरे हाथों पे बताए। श्री माता जी कृपा कर मेरे चक्रों की जो आज स्थिति है वो मेरे हाथों पे, मेरी उंगलियों पे प्रदर्शित करें। चित्त सहस्त्रार पर ही स्थिर, आंखें बंद। अगर आपको फील हो चुका है, आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल दे। एक बार हाथों को ऐसे पोंछ के झटक लीजिए। ठीक है। कितने लोगों को महसूस हुआ है, बस वर्चुअली हैंड रेस कर लीजिए कि हाँ कुछ फील हुआ, पिंचिंग हुआ, इस चक्र पे गर्म हुआ। तो जो भी, बस हाथ ऊपर बताइए मत कौन से चक्र पे हुआ है। बस एक वर्चुअल हैंड रेस करिए ताकि हमें पता चले कि हाँ फील हुआ है करके। बहुत से रिस्पॉन्सेस तो आ रहे हैं। और बाकी किसी को फील हुआ है, हैंड रेस कर लीजिए। आपके मोबाइल में नीचे जो ऑप्शन है रिएक्ट वाला, वहां पे हैंड रेस का बटन होता है, रिकॉग्नाइज हैंड गेस्चर करके उसमें होता है। तो आप वहां पे जाके क्लिक करके बता सकते हैं। ठीक है। चलो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को फील हुआ है। आप देखिए कितना टाइम लगा, शायद आधा से 1 मिनट बस हमने पूछा श्री माता जी को कि श्री माता जी ऐसे से हुआ है। तो आप देखिए तुरंत हमें पता चल गया। जिनको अगर हैंड रेस नहीं करना है तो वो मैसेज भी डाल सकते हैं यस करके। चलो बढ़िया। तो आप सोचिए कि कितने आसानी से हो गया। तो ये हमको रोज करना है। तो अगर जैसे आप नमक पानी में ले बैठ रहे हैं तो श्री माता जी से पूछ लीजिए और उस वक्त उस चक्र को आप क्लियर करिए। अब देखिए कि क्या कमाल होते हैं अपने साथ, मतलब सही में ये बहुत मजा आती है। तो फिर तो ये सब चीजें धीरे की तो सहज जिसे कहते हैं पढ़ाई करना है, तो ये पढ़ाई है हमारे एक्चुअली सहज की। वैसे बहुत सारी चीजें कि जो हमें करनी, बहुत सारे लोगों को फील हुआ है। चलो थैंक यू श्री माता जी, जो हमें इतना फील करवाया। तो ये एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल था। तो अभी तो ये प्रैक्टिकल हमको स्टार्ट करना है ना, कि ये एक्सपेरिमेंट्स हमको करने हैं युवा शक्ति को, कि तभी जाके धीरे धीरे हम लोग मेडिटेशन में स्ट्रांग बनते जाएंगे। तो ये सब पूछ रहे हैं तो आज क्यों फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आज हमने वो फुट सोकिंग किया होगा आप लोगों ने, आज मेडिटेशन हो पा रहा है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन छूटेगा, कभी नहीं होगा, सेंटर छूट जाएगा, नमक पानी छूट जाएगा, तो फिर ये महसूस, ये थोड़ी सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सेंसिटिविटी को बरकरार रखने के लिए ही फिर आपको ये 2-3 चीजें करना जरूरी है, मेडिटेशन सेंटर और फुट सोकिंग। तो इसलिए जब मैंने कहा कि जब आप श्री माता जी को पूजे, श्री माता जी डिसीजन बताए, चाहे फिर वो आपको आपके लाइफ पार्टनर को चूज करना है, फिर आपको आपको करियर चूज करना है या अच्छी जॉब पैकेज वाला जॉब चूज करना है, तो सबके लिए आप श्री माता जी को वाइब्रेशन से हम लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति पहले अच्छी होनी चाहिए। तो स्थिति को बस ऐसे ही बनाया जाता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते ही बनाया जाता है ना। तो ये प्रैक्टिस हमको स्टार्ट करनी है। तो ओके, तो हम लोग बस ये बेसिक कुछ चीजें मेरे को आपसे शेयर करनी थी। उसके अलावा दूसरा है कि बीइंग युवा शक्ति, हमें थोड़ा सा हमको खुद को ना एक
हमारी पर्सनालिटी को भी थोड़ा सा एक ग्रूमिंग, जैसे आजकल एक वर्ड है पर्सनालिटी ग्रूमिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे होता है कि अगर हम लोग सहयोगी है ना, तो हम लोग एक सहयोगी की दृष्टिकोण से बात करेंगे कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या होती है। तो पहली बात तो है कि अगर हम लोग शायद नॉन सहयोगी होते हैं तो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हम लोग कोई क्लासेस वासेस लगाते हैं, लगाएंगे, या फिर यूट्यूब पे हम लोग देखेंगे ये वो, ठीक है। बट हमें इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि श्री माता जी ने ऑलरेडी हमें बहुत सारी चीजें बताई है कि आपकी पर्सनली कैसे ग्रूम हो सकती है। तो सबसे पहले कि ये सेंस कैसे डेवलप होता है कि पर्सनैलिटी को कैसे, आपको कैसे बोलना है, आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि जैसे हमारी विशुद्धि चक्र का ही ये सब पूरा, ये है ना, पूरा विशुद्धि चक्र का खेल है। मतलब कि उसका, आप उसका देखिए सूक्ष्म जानिए कि जब हम लोग आप देखिए कि अगर आपके नॉन सहयोगी के कोई ग्रुप में अगर कोई ऐसा बंदा है बहुत इम्प्रेसिव, यदि आपको लगता है, सो कॉल्ड इम्प्रेसिव लगता है, तो वो क्यों लगता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ स्किल्स होंगे, उसके अंदर की बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए हमको थोड़ा इम्प्रेसिव लगता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए ये विशुद्धि चक्र ही होता है कि जिसके वजह से कि वो हमें, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, कोई भी हो शायद से लेकिन सो कॉल्ड पर्सन। तो फिर हम तो सहयोगी, श्री माता जी ने हमको विशुद्धि चक्र के बारे में सारे उसके गुण पता है, तो हम खुद को क्यों नहीं बनाते हैं वैसा। तो ये सारा विशुद्धि चक्र मतलब उसके दो ही सेंस है, सबसे पहले कलेक्टिविटी में, और दूसरा है कि आपका कम्युनिकेशन। ये कैसे डेवलप होता है, अगर हम लोग सिर्फ श्री माता जी को प्रार्थना करते रहेंगे लेकिन सामूहिकता में जाएंगे ही नहीं, तो कैसे बनेगा अपना। तो इसलिए सबसे पहले, इसलिए हम कहते हैं ना कि सेंटरों पे क्यों जाना है, तो सबसे पहले आपका विशुद्धि चक्र ठीक होगा, क्योंकि सहज श्री माता ने बोला है कि आप कितना भी कर लीजिए, अकेले में मैं नहीं हूँ, लेकिन जब आप 10 लोग के साथ रहेंगे, मैं वहां पे मौजूद रहती हूँ, क्योंकि सहज पूरा कलेक्टिव है, अकेले का सहयोग ही नहीं है। तो इसलिए आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज हमको ये वाइब्रेशंस क्यों महसूस हुए श्री माता की कृपा में, कि कहीं ना कहीं आप लोग कलेक्टिव है, इसलिए आज आपको ये महसूस हो रहा है। कलेक्टिविटी आपकी छूट जाएगी, आपके वाइब्रेशंस निकल जाएंगे। आप चाहे घर में कितना भी बैठ के ध्यान करिए, भजन करिए, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कोई कुछ दिनों तक आए, कुछ महीने आएंगे, कुछ साल भी आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे निकल जाए, क्योंकि अगर हम लोग सामूहिक नहीं है तो। और सामूहिक होने का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है, कलेक्टिविटी में हमको जाना है। तो चाहे वो सेंटर पे की कलेक्टिविटी तो हम लोग तो जाते ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम सेंटर कलेक्टिविटी हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ हमारे सामूहिकता में जा सकते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि युवा शक्ति के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, युवा शक्ति के बहुत सारे कार्य होते हैं, हमको उसमें खुद जाके पार्टिसिपेट करना है। क्यों पार्टिसिपेट करें, तो हमके खुद के पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए। अगर आपको पता है कि अभी आने वाली गुरु पूजा है, तो हर हर एक सिटी में डेकोरेशन होता है, आप जाइए थोड़ा सा कुछ उसमें कंट्रीब्यूट करिए। नहीं डेकोरेशन में जा पा रहे तो पूजा के दिन आप जल्दी जाइए, हॉल में झाड़ू लगाइए, ये करिए वो करिए, जो आपसे बनता है वो आप करने की कोशिश करिए। कलेक्टिविटी में जाइए, थोड़ा सा हाथ बटाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे विशुद्धि के लिए अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि जब हम लोग कलेक्टिव में जाते हैं ना, तो माता जी वो हमारी विशुद्धि पे काम करती है। तब वो हमारे अंदर एक सेंस डेवलप होता है कि अरे हमें किसके साथ कैसी बात करनी है, क्या बात नहीं करनी है। और जब यहाँ से सेंस डेवलप होता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो श्री माता जी के सेंटर पे तो गण होते हैं, सहयोगी भी एक प्रतिष्ठित एक पर्सनालिटीज है। तो डेफिनेटली जब आप सहज के बाहर जाते हैं ना, तो वो सेंस आपको वहां पे काम आता है। कि जब आप बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करेंगे, आपके कलीग्स रहेंगे, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, तब आपको उनसे कैसे बात करनी है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ये सेंस तभी डेवलप होगा जब आपका विशुद्धि चक्र अच्छा होगा। तो अल्टीमेटली मतलब ये देखिए कैसा कनेक्शन है कि आप सहज के, और ये होता है क्योंकि हम लोग भी जब छोटे बचपन में, हम लोग बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोग जब प्रचार होता था, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डोर टू डोर करते थे। तो उसमें डोर टू डोर भी जाते हैं ना, तो हमको वो सेंस हुई कि हमें कैसे बात करनी है। हम कोई सेल्समैन नहीं है कि, या फिर पोस्टमैन नहीं, किसी को हम लोग ऐसे बस दे रहे बांट रहे, और ये नहीं है हम लोग। हमारे वाइब्रेशंस उसके ऊपर काम करते हैं। तो जब आप ध्यान करेंगे ना, तो फिर हम में और सेल्समैन में क्या फर्क है। हम भी बांट रहे हैं और सेल्समैन भी वो पैम्पलेट बांटते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जब जाते हैं, तो हम लोग जब सहस्त्रार पे रख के बात करेंगे ना, तो सामने वाला
व्यक्ति जो है ना वो डेफिनेटली आना ही है प्रोग्राम में। आप लिख लीजिए ये चीज को कि वो आपके प्रोग्राम में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मेडिटेशन आपके वाइब्रेशन उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो टेक्निक भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशंस भी उसके ऊपर काम करते हैं। तो हम लोग यही करते थे कि अगर हम लोग प्रचार में जा रहे हैं तो अगर हमारे साथ अकेले नहीं जाते, हम लोग दो चार युवा शक्ति है, दीदी लोग है, भैया लोग के साथ जाते हैं, कोई बड़े लोग भी हमारे साथ होने चाहिए। तो एक जन बोल रहा है तो बाकी लोग का काम क्या है, जो सामने वाले के लेफ्ट हार्ट को बंधन दो। तो बंधन कैसे ऐसे देंगे क्या? डेफिनेटली नहीं। तो बंधन हम लोग कैसे देंगे? हमारे चित्त से देंगे, कि ताकि उसके लेफ्ट हार्ट पे एक बार बंधन पड़ जाएगा तो वो बंदा बिल्कुल हमारे पब्लिक प्रोग्राम में पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस हमको करना है। फिर ये एक्सपीरियंस हम लोग कहाँ कर सकते हैं कि जब हमको होता है ना कि जब हमारे बाहर के कॉलेज में, ऑफिस में कोई एक होता है बहुत कोई होता है कि बहुत परेशान करता है जानबूझ के, होता है सहजू के साथ तो बहुत ऐसा होता है कि कोई ये बंदा है पर्टिकुलर हमें जानबूझ के बहुत परेशान करता है। तो आपको क्या करना है, एक बहुत सिंपल सी चीज माते ने बताइए कि आप चित्त से उसके आज्ञा चक्र पे स्वस्तिक निकालिए या क्रॉस निकाल, उसको निकाल दीजिए चित्त से। वो बंदा आपके टूवर्ड बिल्कुल हम्बल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चित्त से पूरा वर्कआउट क्यों होता है? जैसे क्योंकि शिवाते ये सीधा बोला कि आपका पूरे आपकी जो पूरी शक्ति है वो पूरी आपके चित्त पे है। हम लोग तो कुछ हाथ नहीं हिला रहे हैं ना, हम लोग कुछ कर, लेकिन फिर हम लोग सब कार्य कैसे कर रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं, हमारे चित्त से कर रहे हैं। तो इसलिए आज भी हम लोगों ने जब मेडिटेशन लिया तो हमने चित्त को पहले शिवाजी से माना, चित्त को पावरफुल बनाइए। तो चित्त से सारे काम होने हैं। अटेंशन जैसे जैसे जाएगा ना, तो ऐसा होगा कि जो आपके मतलब आप धीरे धीरे ऐसा फील करेंगे जैसे आपके अटेंशन में कोई चीज आ रही है ना, तो वो अपने आप पहले वर्कआउट हो रहा है। और ये आप लोग फील करेंगे कि जब आप कलेक्टिव होंगे, ये सारी चीजें जो आज हमने डिस्कस की, ये थोड़ा थोड़ा जब इसका सब चीज का हमारे अंदर ये बैलेंस होगा तो डेफिनेटली चीजें धीरे धीरे वर्कआउट होंगी। हाँ। और एक चीज है कि जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा कलेक्टिविटी में हमको बिल्कुल जाना है। और उसके बाद जो भी युवा शक्ति की एक्टिविटीज है उसमें हमको थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना ही है। कैसे पार्टिसिपेट करना है? आपको पता है युवा शक्ति की एक्टिविटी जब होती है तो कम से कम एक हफ्ते 2 हफ्ते वाले मैसेजेस आपको आते हैं। तो आपको पहले ही टाइम मैनेजमेंट बनाना है कि नहीं, मुझे युवा शक्ति एक्टिविटी मुझे जाना है। चाहे 5 लोग आए 10 लोग आए वो छोड़ दीजिए, आपको आपके उत्थान के लिए वहां पे पहुंचना है। बस ये दिमाग में रखिए कि बस आपका एम है कि मेरा एसेंट, मेरा उत्थान। आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है? तो ये आपको देखना है, तो आपको पहले से टाइम आपके लिए अलग रखना है कि नहीं। अगर उस दिन कुछ भी है तो वो आप 2 घंटे आपके अलग निकाल के रखिए, नहीं मेरा सेशन है मुझे जाना है। चाहे आपके घर में कुछ भी काम हो, आपका पढ़ाई हो, आपको पहले पढ़ाई मैनेज करनी है। घर के काम है तो उसको पहले ही मैनेज करके आप निकल जाइए, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ठीक है, दिव्यांश मुझे एक शेयरिंग के राइट्स दे दो, मैं पीपीटी चला रही हूँ। अभी मैं आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स रखूंगी। मैं बस चाहूंगी कि आपको ये पता होनी चाहिए कि युवा शक्ति के क्या क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं जितना हमको हमारे डेली इसमें भी कलेक्टिव होने का जितना मौका मिल रहा है ना, वो हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो ठीक है, मैं ना एक दीदी मैंने पीपीटी देख। चला चला रही हूँ। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? ठीक है दीदी, आ गया। दीदी, आ गई। ओके। तो अब मैं आपके सामने ना ये इसलिए रख रही हूँ सारी चीजें कि बस क्योंकि हम लोग आप बहुत एक रिस्पॉन्सिबल युवा शक्ति है। एंड आज रिस्पॉन्सिबल इसलिए आज आप इतनी संख्या में आज एकत्रित हुए हैं। तो ये बस मैं थोड़ा सा आपको की अपडेट्स इसलिए देना चाह रही हूँ कि आपको पता चले कि युवा शक्ति की ऑल ओवर इंडिया में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। और ये आप खुद को आप पहले पूछिए कि मैं इस एक्टिविटी का हिस्सा हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, ठीक है? या फिर जो एक्टिविटी हो चुकी है अगर आप उसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड थे या नहीं थे। तो नहीं थे तो ठीक है, उसको गिल्ट में नहीं जाना है। लेकिन आगे जो एक्टिविटीज होंगी आपको डेफिनेटली उसमें आपको पार्टिसिपेट करना ही है, ठीक है? तो वन बाय वन मैं आपको एक शो करती हूँ। ये श्री माता जी का सबसे पहला कोट है कि पर्पस ऑफ युवा शक्ति में कि युवा शक्ति इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी टू मेक इट मच मोर कंप्लीट so that such developed individuals will prove to be a great asset to सहज होगा। yes,
हमें सहयोगा का सबसे पहले एसेट बनना है, लाइबिलिटी नहीं बननी है ना। तो ये याद रखें कि सहयोगा एसेट तभी बन सकते हैं जब एक हम लोग कंप्लीट पर्सनालिटी, और कंप्लीट पर्सनालिटी की जो पॉइंट्स अभी आपने कहे, बस वही कुछ कम ज्यादा पॉइंट्स है कि जिसमें हमको एक एक परफेक्ट युवा शक्ति, परफेक्ट सहयोगी सबको सबसे पहले हमें बनना है। तो उसके अलावा सबसे पहले कि एज अ युवा शक्ति हमारी जिम्मेदारी क्या है, तो सबसे पहले कि हमको खुद के कोर प्रॉब्लम्स को जानना है। उसके ऊपर हमको एज अ युवा शक्ति हमको सबको मिलके एकत्रित आना है। अगर मान के चलिए कि अगर आपको ठीक है आप सहज कर, लेकिन फिर भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यदि आप फेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, समाधि से जरूर प्रार्थना करते हैं, या फिर जो अपनी युवा शक्ति भाई बहन आप उनको शेयर करिए कि अरे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, एक बार बंधन डाल दो कल के ध्यान में। आप बस बोलो उनको, क्योंकि ये ईशमाती कहती है, ये आपके भाई बहन, ये आपके रिलेटिव्स है ना, तो इनसे ही हमको हमेशा हमेशा लाइफ टाइम जुड़े रहना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपकी युवा शक्ति भाई बहन आपके, आप जिनको जानते हैं उनको फोन करके बोल दीजिए कि कल के मेडिटेशन में मेरे लिए ये चीज के लिए बंधन दे देना। तो ये छोटी छोटी चीजें फिर आपकी वर्कआउट होने लगती है। तो टू बी मोर कलेक्टिव एक्टिव और हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ को जाना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि सबसे पहले जो एक ऐसा इंडिया में पूरा चलता है, तो श्री माता जी निर्मला देवी सहयोगा ट्रस्ट, जिसको हम नेशनल ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें हमारे मधुसूदन राव अंकल जो है वो एनएसवाईएस के ट्रस्टी है। श्रीमती कृपा में हमें एनएसवाईएस के कोऑर्डिनेटरशिप का ये काम मिला है 2024 से। और उसके अलावा हर रीजन्स में हमारे रीजनल युवा शक्ति कोऑर्डिनेटर है। जैसे आपके यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा के लिए दिवान सिंह भैया है। बाकी के माइक्स प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो ये सब है। और उसके अलावा स्वप्निल भैया सेंट्रल वेस्ट इंडिया के, साउथ इंडिया के लिए उदय भैया है। गोकुल भैया ईस्ट इंडिया के, और दीपांकर भैया वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के लिए है। तो ये सब क्यों है कि उसके अलावा आप सब जानते हैं कि आप हमारे स्टेट के युवा कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। जैसे अभी आपके लिए अमर भैया है, और विक्रम भैया उत्तराखंड के लिए बहुत एक्टिव है। और उसके बाद फिर सिटी युवा कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। तो ऐसा एक चेन होता है कि और अल्टीमेटली सब काम हम लोग उस सिटी में ही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेशनल का हो, स्टेट का हो, या सिटी का हो। तो एज अ युवा शक्ति सिटी युवा कोऑर्डिनेटर यदि यहाँ पे मौजूद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सिटी में ही ये सब काम होते हैं। और हम लोग भी जहाँ पे भी हम लोग जिस भी शहर में रहते हैं, चाहे हम लोग भी कितने भी बाहर जाते हैं शहर में, लेकिन हमको हमारे कलेक्टिविटी में से जुड़ना ही पड़ता है। क्योंकि आज हम लोग भली है, लेकिन हमको हमेशा के लिए हमारे सामूहिकता के साथ हमें रहना ही है ना। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद यस, कुछ एक्टिविटीज में आपसे शेयर करूँ। आप सबको पता है कि निर्मल युवा एम्पावरमेंट सेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं। आप में से कितने लोग अवेयर है इस सेशंस को लेके? आपको पता है कि कितने सेशंस होते हैं ये? एक बार हैंड रेज कर लीजिए वर्चुअली। कितने लोग को पता है कि हाँ ये सेशंस होते हैं, निर्मल युवा एम्पावरमेंट सेशंस? ठीक है, जिनको पता है वो यस लिख सकते हैं, जिनको नहीं पता है वो नो लिख दीजिए। Okay. शायद आपने अटेंड किए हो या ना किया हो, बट एटलीस्ट आपको पता है कि हाँ ये कुछ ऐसा होता है। ये सेशंस ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग रखते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ। एक सेकंड। ओके। तो जिसमें निर्मल युवा एम्पावरमेंट सेशन में हम लोग एक ऐसा इसका एक एम है कि जिसमें सारी युवा शक्ति अपने अपने शहर में एकत्रित आते हैं। देखिए, लॉकडाउन में हम लोग बहुत ऑनलाइन आ चुके हैं, अभी हमको ऑफलाइन आने की बहुत आवश्यकता है, और हमेशा ही आना है हमको। तो इसमें हम चाहते हैं कि अब मैं हूँ या फिर मेरे साथ जो युवा शक्ति रीजनल कोऑर्डिनेटर है, हर वक्त आपके शहर में हर जगह तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ना
कि हम लोग जिससे कि आपसे जुड़े, आपसे ऑनलाइन जुड़ते हैं, लेकिन हम लोग भी वहां पे हमारे सामने भी हमारी कलेक्टिविटी ऑफलाइन बैठी रहती है। तो इसमें एक न एक कोई सब्जेक्ट चूज किया जाता है, और उस सब्जेक्ट उस टॉपिक को चूज करके 1.5 से 2 घंटे का एक सेशन रहता है। तो उसमें बहुत मजा आती है, और बहुत ही एक यूनिक सहज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो जिनको नहीं पता है, तो वो इस सेशन के बाद बिल्कुल आपके युवा कोऑर्डिनेटर स्टेट के सिटीज से जुड़े, उनको पूछे ये क्या होता है। और अगला एम्पावरमेंट सेशन में आपको बता दूं, ये अगस्त महीने में हम लोग लेंगे। अगस्त महीने की डेट्स अभी फिक्स नहीं है, बट मैं आपको अभी से बता देती हूँ। तो अगस्त मंथ में ये होगा, तो आपके जो भी स्टेट युवा कोऑर्डिनेटर्स है, अमर भैया, विक्रम भैया, वो आपके लिए प्लान करेंगे, आपके सिटी युवा कोऑर्डिनेटर, तो आप उसमें जरूर अटेंड करिएगा। ये कुछ फोटोज है अलग अलग सिटीज की। ये तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड की युवा शक्ति दिख रही है मुझे यहाँ पे। ये छिंदवाड़ा की युवा शक्ति है। तो ऐसे अलग अलग, गुजरात है। गुजरात देखिए कि जहाँ पे भी अगर सेंटर पे अपनी जगह नहीं है, तो वहां पे आप किसी सहयोगी घर पे जाके भी अटेंड कर सकते हैं। जहाँ पे खुद के आश्रम में तो सारी युवती अपने आश्रम में जमा होके करते हैं। तो इसको छोड़िए मत, इस सेशंस को, ठीक है। उसके पहले भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी ली थी। हम्म। हम्म। तो जिसमें एक्टिविटी में इतना अच्छा था कि युवा शक्ति कुकिंग विद श्रीमाता सीक्रेट फ्लेवर्स। तो इसमें हम लोग ने ऐसा किया कि श्रीमाता जी की एक किताब है, जिसमें है कि श्रीमाता ने खुद रेसिपीज बताई हुई है। तो ये रेसिपीज कैसी है आपको पता है? तो ये रेसिपीज ऐसी है कि जो श्रीमाता जी की बताई हुई रेसिपीज हम लोगों ने खुद युवा शक्ति ने मिलकर अपने में सेंटोस पे बनाई थी। तो इसका एक वीडियो मैं चलाऊं यहाँ पे, एक मैं चलाती हूँ, आपको शायद बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को बस दिव्यांश बताना, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? जी जी।
तो ऐसे बहुत सारे युवा शक्ति ने मिलके बहुत सारी चीजें बनाई थी, अलग अलग, जो श्री माता जी की रेसिपी बुक में थी। तो ऐसे काफी सारे एक्टिविटीज हम लोग लेते रहते हैं। अभी जो अपकमिंग एक्टिविटीज है, मैं आपको बता दूं कि 2025 में इस साल हम लोगों ने जो एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो सबसे पहले चतुर्थी का मॉर्निंग मेडिटेशन। आप हम सबको पता है कि महीने में 2 बार चतुर्थी आती है, और उस दिन चतुर्थी के दिन गणेश जी का एक विशेष उनकी पूजन का एक विशेष महत्व होता है, श्री माता ने बताया। और स्पेशली आप देखेंगे महाराष्ट्र में चतुर्थी का बहुत इंपॉर्टेंस है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उस वक्त श्री माता ने जो बताया कि दो चतुर्थी, एक विनायक की चतुर्थी और एक संकष्टी आती है। तो जिस दिन एक्चुअली वो गणेश जी का जन्म जिसे हम कहते हैं वो चतुर्थी होता है। तो उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि एक कलेक्टिव मॉर्निंग मेडिटेशन होता है। तो उसकी लिंक हम लोग रिलीज करते हैं। तो एटलीस्ट हम लोग एक आदत डालना शुरू कर सकते हैं कि अगर हम लोग 4 से 6 के बीच में मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम महीने में 2 बार तो भी एटलीस्ट स्टार्ट कर दे कि हम लोग 5 बजे थोड़ा सा 15 मिनट पहले उठ के हम लोग फ्रेश होके फिर 5 बजे इस मेडिटेशन को बैठेंगे। तो जिसमें हम लोग बहुत अच्छा होता है कि अथर्व शीर्ष लेते हैं हम लोग, श्री माता जी का स्पीच सुनते हैं, और श्री गणेश जी के 21 नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये मैं चाहूंगी कि अगर आपको ये चीज नहीं पता है, तो आप लोग प्लीज जरूर इस चतुर्थी मॉर्निंग मेडिटेशन में जरूर जुड़िए एक बार। और आपको मतलब बहुत मजा आएगा कि आपको फर्क दिखेगा कि मूलाधार चक्र, जब बेस जो हमारे कहते हैं, श्रीमाती कहते हैं कि श्री गणेश इज द वाइस चांसलर ऑफ ऑल योर चक्रास। तो कहते हैं कि जैसे किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो पूरे हमारे वाइस चांसलर श्री गणेश जी, तो श्री गणेश जी खुश है तो हमारे बाकी चक्र के ऊपर काम करना कुछ ज्यादा बनता ही नहीं, क्योंकि एक बार श्री गणेश जी खुश है तो बाकी चक्र भी अपने आप जल्दी क्लियर होते हैं। तो ये सबसे एक शॉर्टकट और अच्छा तरीका है कि हम लोग इसके ऊपर मेडिटेशन करें और खुद के सटल सिस्टम को हम लोग अच्छा रख सकते हैं। उसके बाद निर्मल युवा एम्पावरमेंट सेशन जो हम लोग हर 2 महीने में लेते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद स्टेट लेवल युवा सेमिनार चल रहे हैं। हाँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हम लोग थोड़ा नेक्स्ट फ्यूचर में आपके लिए लेके आएंगे, सुहानी शाम युवाओं के नाम, जिसमें थोड़ा चाय पे चर्चा स्टाइल एक सहज डिस्कशन रहेगा। निर्मल सृजन, मेरे ख्याल से अभी जून के 15 जून को हम लोगों ने लिया था। और इसमें हम लोगों ने सहज में श्री माता जी ने आर्ट के ऊपर क्या बताया है, आर्ट कैसे होना चाहिए। श्री माता जी ने ड्राइंग पेंटिंग के बहुत सारे टिप्स बताए, तो वो हमने बताया था। और एक 2-2.5 घंटे का सेशन था, जिसमें युवा शक्ति ने एक थीम, हम लोगों ने एक कैनवस पेंटिंग बनाया था, जो आप लोगों को सिखाया गया था। मेरे ख्याल से उसमें उत्तराखंड की युवा शक्ति थी, विक्रांत भैया। मेरे ख्याल से उत्तराखंड से मुझे दिखा नहीं कोई जुड़ते हुए। तो दीदी दो ये, हाँ। हमारे 2 सेंटर से बच्चों ने डाला था, थी इसमें भी हाँ। अभी आर्ट ओके। कंपटीशन। हाँ। तो उसमें तो मैं चाहती थी कि क्योंकि ये हम लोगों ने कैसे किया था कि ये आप लोग कलेक्टिव एक सबके साथ जमे और एक साथ मिलके करेंगे तो मजा भी बहुत आती है। तो जिससे कि हमारे स्वादिष्टान चक्र इसमें एनलाइटेंड होता है, स्वादिष्टान चक्र को चालना मिलती है हमारे। उसके बाद ई न्यूज लेटर है, जो बहुत जिसमें ऑल ओवर इंडिया में युवा शक्ति की क्या क्या एक्टिविटीज हर एक स्टेट्स में चल रहे हैं। तो उसके एडिशन हम लोग हर 3 महीने में रिलीज करते हैं। अभी उसका नेक्स्ट एडिशन हम लोग 5-6 दिन में और एक रिलीज करेंगे। वो आपके ग्रुप पे भी आपके युवा कोऑर्डिनेटर्स उस पे डालेंगे, तो आप लोग जरूर उसको पढ़ते रहिए, ताकि यू शुड बी अवेयर कि सहज में क्या क्या युवा शक्ति आज कार्य कर रही है। एंड डेफिनेटली एनएस वाइज डोनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये भी हमारे नाभि चक्र का पार्ट है। एंड डोनेशंस क्यों होते हैं, हम सबको पता है कि सहज में डोनेट करना मतलब हम खुद की नाभि को ही खोलते हैं, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एंड ठीक है, हम लोग युवा शक्ति, आपको लगता है अरे हम लोग कैसे देंगे, हम लोग तो जॉब नहीं करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग जॉब भी, शायद हो सकता है कि जिनकी सैलरी बहुत नहीं हो, थोड़ी सी सैलरी हो, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होती है कि जो हमें जॉब हो या ना हो वो तो हम लोग खरीदते ही है। ऐसा बहुत बार होता है, मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट का रिचार्ज तो हमको चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे कुछ हो ना हो, है ना। तो उसमें से कम ऐसा है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी कुछ सहज के लिए देना चाहिए। देखिए, हमारे घर में हो सकता है कि आपके पेरेंट्स सहज करते हैं, वो हमेशा डोनेट करते हैं, लेकिन उनका पुण्य उनके पास, हम एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, हमारा सहज हमारे पास है ना, हमारा पुण्य हमें काम में आएगा। तो हमारे भी कुछ बनता है कि ये आदत, ये आपको आदत डाल देनी है, हमारे इसी एज से हमको डालनी है। ऐसे नहीं कि हम लोग जब बड़े होंगे, जब शादी होंगी तब हम, ऐसा नहीं होता है।
ये आपको आदत अभी से डालनी होगी कि हम लोग जो भी, अगर आप लोग उसमें से जो भी आप कमाते हैं उसका कम से कम 5% आप दीजिए। अगर आपके पास जो पॉकेट मनी है, नहीं जॉब कर रहे आप, पॉकेट मनी उसमें से आप दीजिए, क्योंकि श्री माता जी को अगर आप 10-20 रुपए जो भी अगर भक्ति से देते हैं ना, तो वो लाखों के बराबर होता है। तो वो श्री माता जी देखती है कि हाँ, कि हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि हमें भी ये करना है। और ये पैसा कहाँ होता है, ये क्या यूज होता है, तो हमारी जो भी युवा शक्ति की बड़ी बड़ी एक्टिविटीज होती है, उसी में इसको हम लोग यूज करते हैं। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो हम लोग कर पाए सहज के लिए, वो हमको हर डायरेक्शन में हमको करना है। सहज कार्य में इन्वॉल्व होना है, मेडिटेशन तो करना ही करना है, ये कर सकते, ये डोनेशन, मतलब जैसा हम लोग कर पाएंगे सहज के लिए, वो वैसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है कि दूसरे प्रोग्राम है कि आपको जानते होंगे कि यंग सहज योगा लीडरशिप प्रोग्राम, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम युवा शक्ति के लिए हम लोग लेके आए हैं। इस साल भी एक नई बैच स्टार्ट हुई है। हमारे जो भी एनजीपी के जो भी ट्रेनर्स है, वो लोग खुद इस प्रोग्राम को 1-to-1 लेते हैं। अभी कुछ दिनों में हम लोग और एक प्रोग्राम रिलीज कर रहे हैं, एनएसपीटी का प्रोग्राम्स है, तो इसमें हम लोग को आपको एक पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगा कि आपके कम्युनिकेशन को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, आपको पता है सबसे सही माध्यम क्या है खुद के कम्युनिकेशन को एकदम स्ट्रांग करने के लिए? पहले सहज अच्छी तरीके से बताना स्टार्ट करें। जैसे आज के स्पीच में श्री माता जी ने एक शब्द बोला है, उस स्पीच को आपने एक बार फिर से सुनिएगा, आज की स्पीच को, कि आप, श्री माता जी बोलते हैं कि आपको मेरी तरह सहयोग बताना आना चाहिए। अब ये सेंटेंस सुनिए श्री माता जी का, कि श्री माता जी कहती है कि आपको मेरी तरह सहयोग बताना आना चाहिए। अब श्री माता जी तो आदि शक्ति है, उनकी ब्लेसिंग से हम लोग वैसा कर सकेंगे। तो कैसे होगा? तो श्री माता जी कहती है कि आपको सहयोग का पहले अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास करना है मतलब क्या? अब देखिए श्री माता जी सहयोग हर जगह कैसे कैसे बताती है। श्री माता जी जब किसी गांव में प्रोग्राम लेती है, तो श्री माता जी कौन से एग्जाम्पल्स देती है? जब श्री माता जी आईएएस ऑफिसर्स को सहयोग बताती है, तो कैसे एग्जाम्पल्स देती है? जब श्री माता जी फॉरेन कंट्रीज में जाके पब्लिक प्रोग्राम देते हैं, तब श्री माता जी किस पॉइंट पे बात करते हैं? अब कैक्सटन हॉल लंदन के बहुत सारे स्पीचेस है पब्लिक प्रोग्राम, वो आप एक बार सुनिए। जब गांव में प्रोग्राम लेते हैं इंटी आप तो वहां पे कैसे, उत्तराखंड में देहरादून में श्री माता ने पब्लिक प्रोग्राम लिया, वो आप लोगों ने सुनना चाहिए सब लोगों ने, कि श्री माता ने उस वक्त देहरादून में आके क्या बात की है, कि वहाँ के लोग कैसे, ये भी बताया हुआ है श्री माता जी ने, कि वहाँ के लोग जनरली साहब लोग रहते हैं। श्री बहुत सारी चीजें बताई है श्री माता ने। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जब हमारे स्टेट में जब श्री माता जी आए थे, तो श्री माता ने क्या चीजें बता के रखी है। तो ये हमको, ये स्पीचेस से हमको पता चलेगा, है ना? तो ये आपको पता हो जाए। तो एनएसपीटी की कुछ ट्रेनिंग्स हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, उसका भी मैसेज आपको मिलेगा। आप लोग खुद को उसमें रजिस्टर करिए, एनरोल करिए, और खुद के पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से आप लोग डेवलप करिए। उसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स है, जैसे निर्मल युवा इंडिया हमारे यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है। तो आप लोग प्लीज निर्मल युवा इंडिया चैनल का जो यूट्यूब पेज है, उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड सो दैट जो भी चतुर्थी के मॉर्निंग मेडिटेशन होते हैं उसके आपके नोटिफिकेशंस आपको आते जाएंगे। उसके अलावा आपको मैसेजेस भी आपके ग्रुप पे मिलेंगे। सेकेंडली हम लोग पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया है, पॉडकास्टिंग फॉर यू। जैसे हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे नॉन सेजुकिस के पॉडकास्टिंग देखते हैं, तो एक एनएसवास करियर फोरम सीरीज करके स्टार्ट किया, कि जिसमें आपके करियर से जुड़े हुए सारे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे हमको लेना है। रिसेंटली अभी 15 दिन में हम लोग और एक कुछ पॉडकास्टिंग के वीडियोस भी रिलीज करेंगे। तो ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इसको जरूर आप लोग एक बार देखिए जैसे भी आपको टाइम मिलता है। ओके, हाँ, ई न्यूज लेटर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, सो वेबसाइट भी हम लोग की है nsys.org.in। यस, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड की। बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया है, अभी आप लोग की बोलने की चांस है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, तो पूछिए, बताएं, या फिर कुछ शेयरिंग है तो प्लीज वो भी आप लोग बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू दीदी, इतना सब कुछ हम हम सभी युवा शक्ति को बताने के लिए कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं अक्रॉस इंडिया, और हम सबको उसमें कलेक्टिव होना चाहिए। और सारे सेशंस में दीदी हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हम पहले इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं गेस्ट से, बट आज आपने जो भी बताया काफी हमारे लिए हेल्पफुल है। तो मैं वो बेसिक क्वेश्चन दीदी अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सहयोग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको 27 ईयर्स हो गए हैं सहयोग में करते करते।
ये पूरी जर्नी का कैसे करके आपकी स्टार्ट हुई, तो क्या आपका एक्सपीरियंस है? Okay. हाँ, थैंक यू भैया। क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हमें सहज मिला तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। तो उस वक्त के जनरेशन तो मतलब हमारे वक्त की जनरेशन अलग थी, आजकल की बहुत एडवांस जनरेशन है, बहुत समझता है आज के बच्चों को। तो हमें उतना नहीं समझता था, बस मम्मी पापा ने बोला है सेंटर पे जाना है तो उनके साथ सेंटर पे जाना है, तो बस इतनी अक्ल थी हम लोग को। फिर बाद में जब जैसे 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में गए, तब समझ लगा कि अरे हाँ सहयोग क्यों करना है, कि मम्मी पापा बोल रहे इसलिए नहीं करना है, तो हमें कुछ सही में खुद को कुछ खुद के लिए कुछ करना है। तब ये समझ धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलप हुई। तो और डिसीजंस भी देखिए कैसे लेते गए, मतलब एक मैं थोड़ा सा मैं अपना एक फैमिली बैकग्राउंड बताती हूँ। तो मेरी दो बड़ी एल्डर सिस्टर्स हैं। तो उस वक्त आपको पता है कि करियर में बहुत चॉइसेस नहीं थे, सिर्फ दो चीजें बूम में थी, इंजीनियरिंग और मेडिकल। अब तो बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस है, उसमें अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। उस वक्त 98 2000 में इतना नहीं था। तो तो दो ही चीजें थी। तो उस वक्त मेरी जो एल्डर सिस्टर है वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो बीच वाली सिस्टर है वो डॉक्टर है। तो फिर बाद में जब मेरा 10th पास आउट हुआ, तब सवाल था कि अब मुझे कौन सी फील्ड चूज करनी है। तो मुझे इच्छा थी कि मैं कॉमर्स को चुनूं। तो फिर बाद में होता है ना कि अरे कॉमर्स, मतलब उनको लगता है कॉमर्स तो बहुत मतलब सौ फील्ड है, उसमें क्या करना है। तो फिर बाद में फिर होता है ना कि हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव होते हैं, अरे फिर बोले अरे तुमने क्यों कॉमर्स लिया, तुम्हारे घर में तो सब इंजीनियर है डॉक्टर है, तो मुझे वो चाहिए। लेकिन मेरे को फिर थोड़ा सा एक होता है कि एक मोमेंट आता है कि लोग डिप्रेस करते हैं कि अरे ये क्यों लिया वो क्यों लिया। तो तब उस वक्त श्री माता जी खुद वहां पे मेरे ख्याल से जेनेवा में थी श्री माता। तो श्री माता जी का मैसेज आया था, एक इन जनरल मैसेज आया था कि श्री माता ने बोला कि सहयोगी जल्द से जल्द कॉमर्स फील्ड को चूज करिए। और जब वो श्री माता जी का मैसेज मैंने सुना, तो मैं बोला कि अब तो कोई भी कुछ भी कह दे, मेरे को कोई लेना देना, बस मेरे को तो यही करना है। चाहे मैं, और ऐसा हुआ कि श्री माता जी ने ऐसा किया कि, और जैसे मेरा कॉमर्स, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर एमबीए किया। और ऐसा है कि आज आज मैं खुद एमबीए के, आज मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो आप सोचिए कि श्री माता जी नोज कि हमारा करियर क्या करना है और हमें कहाँ पे पहुंचाना है। तो शी नोज एवरीथिंग। तो ये है कि सहज में बस जब हम लोग बड़े हुए, फिर 10th 11th स्टैंडर्ड में थे, तब पता था कि नहीं बस ये अटेंड करना है, वो अटेंड करना है, मीटिंग्स में जाना है, मतलब बहुत एक उत्कंठा होती थी मुझे। और मैं वो करने की कोशिश भी करती। लेकिन फिर बाद में पता चले कि नहीं, कि जब तक हमारा मेडिटेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हम लोग कितना भी कुछ कर ले उसमें वो आप चाहे सहज का कार्य करिए, आप प्रचार प्रसार कर, लेकिन मेडिटेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। तब फिर वो धीरे धीरे हम लोग इंट्रोस्पेक्शन करते थे। तो फिर हम लोग युवा शक्ति कलेक्टिविटी में मिलके तब स्पीचेस सुनते थे, स्पीचेस देखते थे राधा। अभी तो बहुत कॉमन, हम लोग यूट्यूब खोलते और देख लेते, उस वक्त तो ऐसा नहीं होता था। शिवाजी की वीडियो कैसेट्स आती थी, तो वो सब मिलके शिवाजी की पूजा देखते थे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे मैं आप युवा शक्ति को सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप लोग किसी संडे अगर आप लोग फ्री है, कोई कोई भी, तो उस दिन आप लोग एक छोटा सा एक युवा शक्ति का गैदरिंग बना सकते हो। उस दिन सिर्फ श्री माता जी की पूजा देखिए आप, मतलब स्पीच नहीं बोल रही हूँ मैं, स्पीच तो थोड़ा सा देखिए, उसके बाद जो श्री माता जी की पूजा कैसे करते हैं। पहले अभी हम लोग श्री चरण की पूजा करते थे, पहले हस्त हाथों की पूजा होती थी। तो वो पूजा देखने से भी इतना क्लियरेंस होता है। तो दूसरे दिन आपको मेडिटेशन बिल्कुल फर्क समझ में आएगा, अरे हाँ कुछ अच्छा लग रहा है, अलग लग रहा है मेडिटेशन में। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा भी आप लोग कुछ चीजें कर सकते हैं कि कलेक्टिव बैठ के हम लोग श्री माता जी की आज पूजा देख लीजिए। हाँ, उसमें 1 1.5 घंटे आराम से जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कुछ ऐसी भी चीजें करते रहते थे। Yes. और किसी के कुछ सवाल है? थैंक यू जी। हाँ, जिसके भी कोई भी सवाल है कृपया आप चैट में डाल सकते हैं। और अमर भैया, विक्रांत भैया, आपके कुछ भी पॉइंट्स? यशवंत जी दीदी, जयश्री जी भैया। मेरा सवाल यशवंत ये है जी। कि आपने पूना जैसी जगह में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, सहयोगा के सेशंस को अपनी कॉलेज में इंटीग्रेट कैसे किया? ये थोड़ा सा बेस भैया इसका ऐसा है कि जब आई एम बेसिकली बॉर्न ब्रॉट अप, मैं नागपुर से हूँ, और 2020 से हम लोग पूना शिफ्ट हुए परमानेंटली, मेरा जॉब भी शिफ्ट हो गया था। तो और शमाती कृपा ऐसी रही कि इस यूनिवर्सिटी में एंटर होना मतलब इजी नहीं था। वो शमाता जी ने पता नहीं कैसे करवाया।
तो इसे एक छोटा सा मैं आपको एक युवा शक्ति को थोड़ा सा मोटिवेशन लेसे मैं आपको बताती हूँ कि ये एक यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया था, एक सहयोगी नहीं है कि मैं किसी एकदम नॉर्मल से कॉलेज में मैं जॉब करती थी। तो मेरे को दिया कि ऐसे ऐसे हमारे मतलब कॉलेज में इंटरव्यूज है, तुम इंटरेस्टेड हो क्या? मैं बोली कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं बोला अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्यों नहीं जाना चाहिए। तो जैसे फिर मैंने मेल से अप्लाई किया एंड दे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू। तो मैं लिटरली कुछ भी तैयारी करके नहीं गई थी। और उसके बाद मेरे साथ आई वॉज द यंगेस्ट वन कि वहां पे मैं इंटरव्यू के लिए गई थी। और मेरे साथ जितने भी इंटरव्यू के लिए आए थे वो सारे हाईली एक्सपीरियंस पर्सन थे, मतलब 50 एज के थे, 45 48 एज के थे सारे। एंड तो फिर मेरे को थोड़ा लगा अरे बाप रे कि यहाँ पे तो बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा। तो पता नहीं बस मैं 2 मिनट के लिए सहस्त्रार पे गई और मैंने बस पूछा कि मतलब बस कुछ नहीं पूछा मैं शमाई, बस सहस्त्रार पे गई। तो अचानक से इंट्यूशन हुआ मुझे कि इस जैसे होता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना हुआ है। तो मेरे को लगा ये ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विजन मुझे पढ़ना चाहिए। तो तुरंत मैंने गूगल खोला और मैंने सर्च किया कि MIT WPU का मिशन विजन क्या है। तो मेरे को समझ में आ गया कि इनका क्या है। और जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे को वही सवाल पूछा उन लोगों ने कि आप लोगों को आपको यहाँ पे क्यों जॉब चाहिए, आपको क्या करना है। तो मैंने अपना आंसर वैसे डिप्लोमेटिकली उनके मिशन विजन को कंप्लीट करे मैंने उसको इनको ऐसा दे दिया। एंड उन्होंने तुरंत मेरे को बोला कि ठीक है यू आर सिलेक्टेड, आप कब से ज्वाइन हो रहे हैं बता दो। तो ये देखिए कि शर्मा जी कैसे हमको हेल्प आउट करती है। उसके बाद मुझे अपॉइंट इसलिए किया गया था क्योंकि इस सब्जेक्ट को जैसे अप्रूव किया गया था और बीइंग अ सहयोगी उन्होंने कहा था कि आप मेडिटेशन बहुत सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो यू आर परफेक्ट कि आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो और उस वक्त तो लॉकडाउन पीरियड था तो सारे सेशंस मेरे ऑनलाइन ही चलते थे। तो उसके अलावा पॉलिटेक्निक के बच्चे थे। तो थोड़ा सा अगर आपको पता हो जो यहाँ पे लेक्चरशिप पे उनको पता है कि पॉलिटेक्निक के बच्चे थोड़े से बहुत मिस्चीवियस रहते हैं। तो उनको मतलब कैमरा ऑन करवाना तो पॉसिबल ही नहीं होता था। तो उनसे हमको कैसे फिर रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, कैसे करेंगे, ये बहुत सवाल होता था। तो ये फिर हम लोगों ने जैसे एक सिलेबस बनाया था कि हम सबको पता है कि NSP नेशनल स्कूल प्रोपोगेशन टीम के हिसाब से हम लोग कॉलेजेस के लिए एक सिलेबस बनाया था। तो वो सिलेबस हम लोगों ने पूरी तरीके से उसको हम लोगों ने यूज किया। उसके अलग अलग चैप्टर्स बनाए कि हर एक, और वो सारे जो चैप्टर्स है हर एक अलग 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 चक्रों के ऊपर चैप्टर्स है उसमें। और उसके सब साइंटिफिक उसके एविडेंसेस, मतलब जैसे हम लोग मूलाधार चक्र पे शर्मात्री कहते हैं कार्बन एटम्स के जैसे 4 वैलेंसीज है ना। तो वो उसका स्वस्तिक और कैसे बनता है, ओम कैसे बनता है, अल्फा, तो उसका हम लोगों ने वीडियो ढूंढ के निकाला। तो ऐसे सारे चक्रों के ऊपर हम लोगों ने कुछ ना कुछ एविडेंस है जो श्रीमाती ने बताया हुआ है, वो रेफरेंस लेके लेके हम लोगों ने उसके ऊपर एक सिलेबस बनाया हुआ है। तो ऐसे करके फिर हम लोगों ने वन बाय वन उसका सिलेबस जब सब सबमिट किया गया यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव किया। और हर एक लेक्चर्स में मेडिटेशन लेना कंपलसरी था। उसमें एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज जो मुझे लगी थी कि उसमें एक सेल्फ इवैल्यूएशन करके हम लोगों ने बच्चों को असाइनमेंट दिया था कि आप खुद को एनालिसिस करिए। तो उसमें एक शीट बनाया था। तो शीट में क्या था कि अगर आप ये सब्जेक्ट मेडिटेशन का सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप खुद में क्या चेंजेस पाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सिंपल क्वेश्चंस डाले थे कि आप खुद को मॉनिटर करिए। स्टूडेंट्स को बोला गया था कि जो खुद को मॉनिटर करिए। तो उसमें मॉनिटरिंग क्या करना था कि आप आज क्या मैंने राइजिंग सन देखा या नहीं देखा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड था, कौन उठता था जल्दी, कोई नहीं। तो और जनरल यंगस्टर्स को आदत होती है कि वो 9-10 के पहले उठते ही नहीं है। तो हम लोग उनको सवाल थे कि हाँ कि मेरा स्लीपिंग टाइम क्या था, वेकिंग अप टाइम क्या था। सो मैंने आज राइजिंग सन देखा ही नहीं किया है। तो हैबिट्स में होता है बहुत बार कि बाहर का खाने की आदत ज्यादा, तो मतलब जो एटलीस्ट जो हॉस्टलेट्स होते हैं उनको तो होती है। तो वो हफ्ते में अगर आप 5 बार बाहर खा रहे तो कम से कम 3 बार करिए। तो मतलब घर का बना फूड का है। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ एक हैबिट ट्रैकिंग उनका एक डाला था, तो आप ये इवैल्यूएशन करिए। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चीजों को हम लोगों ने जोड़ा था। अगर आपने आज मेडिटेशन किया तो कितने मिनट किया है, तो आज मैंने 5 मिनट किया, कल 8 मिनट किया, तो वो ट्रैकिंग आपको करना था। तो ऐसे करते करते फिर हम लोगों ने बच्चों में ये सेल्फ असेसमेंट करवाया था। एंड आफ्टर दैट फाइनली उनका एक एग्जाम भी होता है, वो MCQ पैटर्न होता है, लेकिन हमारे मेरे ख्याल से थ्योरी पैटर्न ही था। तो वो हम लोगों ने पूरा चक्रस के ऊपर उनको एक स्टडी मटेरियल दिया गया था। तो स्टडी मटेरियल के हिसाब से बच्चों ने पढ़ाई करके फिर उसके ऊपर बकायदा एक एग्जाम भी हुई थी। एंड ऑफ कोर्स कि ये सेल्फ असेसमेंट के ऊपर भी उनको कुछ मार्क्स दिए गए थे।
देन हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी रखी थी कि ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी में कैसे सबको करना है, क्या मतलब बहुत सारी चीजें थी कि जो हम लोग इस तरीके से उसको वर्कआउट किया था। थैंक यू दीदी। जिष्मा दीदी का दीदी, क्वेश्चन है। मेरा एक सॉरी छोटा सर। सा क्वेश्चन है दीदी। आपका आईएसपीसीएस में कैसा अनुभव रहा? आपकी कुछ अच्छी मेमोरी कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे धर्मशाला श्योर की? श्योर। हाँ, आईएसपीएस में बहुत कम टाइम थी क्योंकि मुझे जब बुलाया गया था तो एक दीदी थी, तो वो एक्चुअली वो शी गॉट मैरिड, तो उसके बदले मुझे उन्होंने कॉल किया था। तो जब मैं मिड ऑफ द सेशन गई थी तो एक 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 जगह तो हम सबको पता है, अगर आप में से कोई आईएसपीएस धर्मशाला का भी गए हो तो वो सहस्त्रार है, क्योंकि हम हिमालय, हम सबको पता है कि सहस्त्रार मतलब हिमालय है। तो वहां पे एक बहुत महामाया है, और सहस्त्रार मतलब पूरा महामाया है। आप वहां पे कोई भी चीज करिए, आपको वाइब्रेशन 24 घंटा हाथों पे आते हैं। आप वहां पे जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा, 24 आवर्स आपको वाइब्रेशन आते हैं, क्योंकि आप हिमालय पे अगर आप गलत काम भी करते हैं तो भी आपको वाइब्रेशन आएंगे, कुछ दिनों तो आपको आएंगे ही आएंगे। मतलब वहां पे इतनी महामाया कि आपको समझ भी नहीं आता है। तो दो चीजें कि आपको अपना मेडिटेशन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। और उस वक्त जब मैं थी 2008 की बात है, जब मैं थी तब वेस्टर्नर्स के बच्चे ज्यादा थे, वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चे, अभी तो थोड़ा इंडियन बच्चे ज्यादा है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के बच्चों को टैकल करना बिल्कुल भी इजी टास्क नहीं है। तो ठीक है, मेरा मैं एज अ जूनियर ऑफिसर थी तो मुझे इतना कांटेक्ट कम कांटेक्ट आता था, लेकिन जो टीचर्स है, डॉर्मेंटीज है, उनको ज्यादा हैंडल करना पड़ता था। तो वो बच्चे ऐसे हैं कि दे आर रियलाइज सोल्स, बट वो उनके कंट्रीज की इतनी नेगेटिविटी बहुत बार लेके आते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। एंड लेकिन उनको सब सहज पता है, बट दे डू नॉट शो यू, कि वो आपको शो नहीं करेंगे। तो उनको टैकल करना, जब आपका मेडिटेशन जब अच्छा रहेगा ना, तभी वो आपकी जिस दिन आपका मेडिटेशन नहीं हुआ है, वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो भरोसा ही नहीं करते, वो आपको कब क्या बोल के चले जाएंगे। दे कैन इंसल्ट यू एज वेल। तो ये भी होता था। तो लेकिन जिस दिन आपका मेडिटेशन अच्छा रहा, एट दैट डे यू कैन टैकल द चिल्ड्रन वेरी वेल। तो ये सब चीजें वहां पे होती थी कि ये हम लोग मतलब ये हम लोग देखते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे कि अरे हाँ, आज मेरे मेडिटेशन में गड़बड़ हुई, आज मेरा कुछ काम नहीं बन रहा है। तो पूरा दिन ऐसे खराब हो जाता था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग और जल्दी उठ के फिर हम लोग अच्छे से मेडिटेशन करके जाते थे। तो ये सब चीज इसके कैसे होते हैं कि सहज के कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम करते, चाहे वो कोई आश्रम का प्रोजेक्ट हो, कोई भी हो, हमारा इंडिविजुअल मेडिटेशन पहले स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कलेक्टिवली हम लोग तो करते ही है, लेकिन जैसे वहां पे कैसे होता था कि बच्चों का एक बड़े बच्चों का 5:30 बजे का मेडिटेशन और छोटे बच्चों का 6 साढ़े 6 बजे का होता था। तो जनरली बड़े बच्चों के मेडिटेशन को मैं अटेंड करती थी। लेकिन उसके पहले अपना इंडिविजुअल देखिए, हम जब भी हम लोग मेडिटेशन लीड भी करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा मेडिटेशन अच्छा होना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कि अगर मुझे आज बोला गया है, जैसे मान के दिव्यांश भाई ने मुझे बोला है कि दीदी आपको मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स का मेडिटेशन लेना है, तो मैं डायरेक्टली आपके सामने वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे पहले वो खुद को मैं 10 बार मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ उसको हर रोज, और फिर मैं आपके ऊपर में वो हम लोग फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तब उसका इफेक्ट अलग आता है। तो ये भी हमें देखना है कि अगर हम लोग जो चीज भी लीड करते हैं, तो पहले हमको पहले खुद के ऊपर वो ट्राई करनी होती है, एंड देन यू कैन ट्राई इन द कलेक्टिव। तो ये एक इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। वेरी नाइस दीदी, थैंक यू दीदी। Yes. दीदी समय का टाइम समय देखते हुए एक क्वेश्चन आया पूछा है कि कैन यू प्लीज गाइड हाउ रिसर्च स्कॉलर्स एंड देयर गाइड कैन बी मोटिवेटेड to choose Sahaj Yoga as their research area, especially those who are pursuing in research psychology, education psychology. यस यस। हाँ, इसके लिए एक्चुअली रिसर्च साइड तो मेरा नहीं है ज्यादा, ये मेरा फील्ड। बट मैं 2-3 नाम आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि जो अगर ये खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए डॉक्टर संदीप राय जो है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो पहले वाशी हॉस्पिटल में चलाते थे। तो बीच में पूना में ये लोग आए तो मेरी मुलाकात इनसे हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर ऐसी कोई युवा शक्ति है जिनको रिसर्च के ऊपर अगर कोई गाइडेंस चाहिए, तो डेफिनेटली दीज पीपल कैन हेल्प यू। तो अगर आपको कोई भी रिसर्च रिलेटेड अगर कोई गाइडेंस चाहिए या कुछ ऐसा है, तो आपको मैं नंबर दे दूंगी। आपको उस जो भी टाइम पे वो फ्री रहेंगे, आप उनसे एक बार बात करके, तो दे कैन, वो आपको अच्छी तरीके से वो इस फील्ड पे आपको गाइड कर पाएंगे। And एक और क्वेश्चन था, what about our responsibility towards Mother Earth? Are not we missing the
greater, broad aspect. ओके। यस, मदर अर्थ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग सुबह उठते हैं और बेड पे नीचे उतर के जब हम लोग जमीन पे पैर रखते हैं, तो सबसे पहले हमको धरती माँ से हम लोग क्षमा ही मांगते हैं, क्योंकि हम आपके ऊपर पैर रख के खड़े हैं। तो ये एक सहयोगी को बनता है, या फिर कम से कम मेडिटेशन से पहले हम लोग धरती माँ को प्रणाम करके हम लोग बंधन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि यस, मदर अर्थ की हमें बहुत, श्री माता जी की एक स्पीच भी है। अब मुझे अभी वो थोड़ा सा, आप मदर अर्थ करके सर्च करिए amruta.org पे। थोड़ा सा क्लियर नहीं है उसमें, बहुत पुराने श्री माता जी, उसमें बहुत सारी चीजें बताई है अबाउट द मदर अर्थ, कि उसमें वो कितनी कैपेसिटी रहती है। तो मेरे ख्याल से अगर हर चीज में हम लोग एस्पेक्ट देखे, एनवायरमेंटली देखते हैं, तो हर चीज में मदर अर्थ का कितना मतलब कितना बड़ा रोल है। मतलब इवन हम लोग भी बहुत थके होते, दोनों हाथ बस मदर अर्थ पे रख देते हैं एंड थोड़ी देर में हम लोग खुद को लाइट फील करते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी वो पावर है उसमें, कि ये सब चीजें उसमें खींच लेती है। तो डेफिनेटली वी शुड थैंक मदर अर्थ डेली, हमें क्षमा भी मांगनी है, थैंक भी करनी है मदर अर्थ को इस चीज को लेके। और एक सवाल है मेरे ख्याल से, To improve sensitivity. हाँ सेंसिटिविटी, हाँ सुरभि दीदी, सेंसिटिविटी इम्प्रूव मेडिटेशन में, या फिर जब हमारे चक्रों का क्लियरेंस अच्छे से होता है, तो अपने आप हाथों पे सेंसिटिविटी बढ़ती है। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है ना, जैसे कहा जाता है कि कोई भी, जब सहज में कोई भी कोऑर्डिनेटर बनता है, तो कोऑर्डिनेटर क्यों बनता है, तो वो उसमें क्या विशेषता है, कोई विशेषता से नहीं होती है। लेकिन शमाता जी को मान के चलिए कि अभी अमर भैया है और अपने विक्रांत भैया है, तो अगर शमाता जी को उत्तराखंड की युवा शक्ति को देखना है, तो शमाता जी उनके चक्रों के माध्यम से आपको देखती है, ऐसा हमको बताया जाता था। और ये चीज है कि उनका सेटल सिस्टम इतना क्लियर हो गया, श्री माता जी उस कलेक्टिविटी को उनके थ्रू देखती है। तो दे आर द मीडियम्स। तो अब देखिए कि ये तो हो गया कोऑर्डिनेटरशिप वाली बात, लेकिन अगर हम जब श्री माता जी हम डायरेक्ट कनेक्शन में कैसे होते हैं, तो हमारे चक्रों को ही जब क्लियरेंस अच्छे से होता है, नमक पानी में आप, इससे मैं कहती हूँ कि 2 बार नमक पानी करेंगे तो सेकेंड टाइम के नमक पानी में हमको क्लियरेंस करना ही करना है चक्रों का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो धीरे धीरे सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है। और चक्र ऐसे कि एक बार क्लियर करेंगे तो फिर से पकड़ना ही है, क्योंकि ये तो वेरी कॉमन सी बात है कि वो आपको कैचेस आएंगे, फिर आप क्लियर करेंगे चले जाएंगे, तो ये तो चलता ही रहेगा। तो हमको बस अपने चक्रों को अच्छे रखना है, ताकि सेंसिटिविटी हमें धीरे धीरे इंप्रूव हो। और ये साइमल्टेनियसली चलता है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अब मेरे चक्र ठीक हुए अब मैं वाइब्रेशन देखूंगी, ऐसा नहीं होता है। ये चीज साइमल्टेनियसली चलती है। अच्छा, सम ट्रेनिंग फॉर युवा शक्ति ऑन पूजा प्रोटोकॉल्स, यस। विक्रांत भाई, इसके लिए हम लोग अलग से सेशन लेंगे पूजा प्रोटोकॉल्स के लिए। ये इस टॉपिक पे बात करेंगे तो कम से कम 45 मिनट तो चाहिए, कि पूजा प्रोटोकॉल्स क्या है, मतलब पूजा में हर चीज जो हम लोग ऑफर करते हैं उसका क्या महत्व है, क्यों ऑफर की जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग श्री माता जी एक आध बार पूजा देखिए। एक दो स्पीचेस है श्री माता जी, उसमें सीधा बताया कि ये जो हर एक चीज हम लोग होती है, जो हमारे सेंटर पे पूजा होती है, उसमें जो हम लोग चावल ऑफर करते हैं, ये ऑफर करते हैं, वो तो वो जी क्यों करते जी हैं, ये सब जी। महत्व बताया हुआ है। बहुत सुंदर दीदी, इसके लिए हम आपको दोबारा जरूर इनवाइट करेंगे। श्योर श्योर। ये थैंक क्वेश्चन यू वेरी इसीलिए मच। पूछा गया था। हाँ हाँ, तो बिल्कुल इसके ऊपर अलग से रखेंगे, लेकिन बहुत अच्छा है ये, मतलब। दीदी हम आपसे एक सजेशन और चाहते हैं कि आप किसी और को जी रिकमेंड कर सकती हैं हमारी नेक्स्ट युवा शक्ति मीटिंग के लिए। एवरी सैटरडे हमारी मीटिंग होती है। हाँ। भैया, अगर आपको कोई टॉपिक है तो बताए, उसके हिसाब से फिर मैं आपको जी। सजेस्ट करूंगी, है ओके। ना। दीदी डॉक्टर राय, जिनका आपने अभी नाम बताया, हाँ हाँ, डॉक्टर मधुर मैडम ना। हाँ, बिल्कुल दोनों में से बिल्कुल, कोई मैं भी। बिल्कुल मैं इनसे एक बार बात करके रखूंगी, फिर आप लोग उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करिए, लेकिन उनका टाइम आपको पहले लेना पड़ेगा, हाँ उनके बिल्कुल, बहुत हम सारे ऑलरेडी बुकिंग्स दो रहते तीन हैं। चार हफ्ते, एक महीने पहले से लेके रखेंगे। यस 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 यस, और डेफिनेटली। हमने आपको और एक बार और 45 मिनट का सेशन हमने आपका ब्लॉक करना है। दिव्यांश आपके साथ टच में रहेगा, हम टच में रहेंगे जब भी आपको समय जी। मिले, क्योंकि आज आपने सेंटर सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, धन्यवाद। नहीं तो प्रतिष्ठान में बैठे होते इस समय। तो लेकिन जी, ये सेशन रिकॉर्ड होते हैं और ये सेशन यूट्यूब पे रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ओके तो ओके। बहुत लोगों को काम आएगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप कृपा करके और समय निकालें, श्योर ताकि श्योर भैया, हमको आप। प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम देख लें। और एक हाँ क्वेश्चन हाँ दीदी बहुत रेलेवेंट जो है, युवा शक्ति का नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ,
अगर आप थोड़ा सा टाइम युवा शक्ति को सहज मैरिज के बारे में अगर बताए तो बड़ा अच्छा होगा। नेक्स्ट अभी बताना है या नेक्स्ट इसमें आप बोल रहे हैं भैया? नेक्स्ट में बता सकते हैं। आज तो वैसे हाँ भी हमने ओवरशूट कर दिया है हाँ काफी। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। यस यस यस। बस एक एक क्वेश्चन और है, ये हाँ, ले लेते हैं। मेंटल प्रोजेक्शन और पर्सनल बायसेस से किस प्रकार बचें, वाइब्रेशन का यूज करते हैं? मेंटल प्रोजेक्शन और पर्सनल बायसेस। एक से हाँ। मेरे ख्याल से मेंटल प्रोजेक्शंस के लिए ना वही है कि इंट्रोस्पेक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। कि जैसे हम कहते हैं कि प्रलोभन जो है ना, बाहरी प्रलोभन जो है, वो सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारे मेंटली वो होती है। तो मेरे ख्याल से मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन ये पॉइंट है कि जिससे हम लोग इससे बच सकते हैं। जैसे अगर होता है ना कि कोई चीज हमारे अंदर होती है कि हम जानते हैं कि ये मेरे अंदर की खराबी है, ये गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस चीज को कर रही हूँ। ये हमें पता, और सहयोगी को विशेषता ये पता होता है कि हाँ ये मैं, तो ये इंट्यूशन कुछ दिन होता है। लेकिन अगर इसके ऊपर हम लोग काम नहीं करेंगे ना, तो वो भी भूल जाएंगे हम लोग कि हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वाइब्रेशंस को तो यूज करते हुए से अच्छा है कि उसको इंट्रोस्पेक्शन के जरिए से इसको हटा सकते हैं। कि जिसमें जैसे श्री माता जी कहते हैं कि आपका इंट्रोस्पेक्शन करते हैं मतलब क्या होता है कि अब जैसे शुरुआती उदाहरण दिया कि अगर आपके घर में कोई चोर है, चोरी कर रहा है, तो जब आप उस चोर को देखते हैं तो वो चोर क्या करते हैं, भाग जाता है। तो बिल्कुल वैसे कि हमारे अंदर के जो भी जैसे कहा मेंटल प्रोजेक्शंस है, बायसेस है, तो जब हम उसको इंट्रोस्पेक्शन में हमारे चित्त से उसके ऊपर डालेंगे तो वो अपने आप हट जाएगी वहां से। तो ये कि हमको इंट्रोस्पेक्शन में मेडिटेशन सुबह के ध्यान के बाद वो चीज को अगर लगता है कि ये मेरे अंदर का है जिससे कि मैं भरकट मतलब मैं पूरे दूर हो रही हूँ, दूर हो रहा हूँ, तो उसको आप लोग देखें और उसके लिए प्रार्थना करें कि नहीं श्री माता जी, इस चीज को मेरे अंदर से निकाल दीजिए। कि मैं लेकिन बोलना पड़ेगा, श्री माता जी मेरे अंदर ये गलती हो रही है, ये मेरे से हो रहा है, ये मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ, उसको आप निकाल दीजिए। उसको गिल्ट नहीं करना है, लेकिन उसको आप प्रार्थना करके श्री माता जी, उसको हटा दीजिए, वो आप नष्ट कर दीजिए। तो मेरे ख्याल से वो इंट्रोस्पेक्शन एक ज्यादा अच्छा प्रभावी माध्यम है कि उस चीज से हम लोग दूर रह सकते हैं। दीदी सुनिए, मुझे देने के लिए। दीदी ठीक है, अब आप सेशन क्लोज करने का एक आप छोटा प्रेयर लेके हम सेशन क्लोज कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट एक फाइनल चीज दीदी, हम क्या करते हैं विद गेस्ट के साथ, हम क्या करते हैं सब लोग एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, सब अपना कैमरा ओपन करेंगे, तो आप प्रेयर कर लीजिए फाइनल क्लोजिंग, फिर हम वो। ठीक। ओके। सब लोग श्री माता जी को पहले हम लोग थैंक्स करेंगे पूरे दिल से। श्री माता जी को याद करते हुए दोनों हाथ जोड़ेंगे। श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच। जो भी नॉलेज आपने इस सेशन से हमें दिया है, वो सब हमारे अंदर कार्यान्वित करवा लीजिए। श्री माता जी कृपा कर मुझे सहज कार्य का एक प्रभावशाली माध्यम बना दीजिए। श्री माता जी, आप ही कर्ता कर्विता हो। श्री माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। जय माता जी। सब लोग अपना कैमरा खोल लीजिए। दीदी को दिख तो जाए, हम आकाश से हम सीढ़ो जाए क्रॉस उत्तराखंड से। ये स्पॉटलाइट रिमूव करना पड़ेगा तुम्हें। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी, थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी, थैंक यू, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इट इज माय फर्स्ट टाइम, so थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।
सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सबको। काम खत्म हो गया। ये विक्रांत ना गली आ जाएंगे, क्या कहते होंगे ना मुझसे, मुझे अभी मुझे हो रहा है। रोज पिलर का ना पानी से जब सागर उसे पिलर तो बनना जल जल ऐसे ही ना। हाँ बहुत और जोर से अंदर खाना भी कहना पका पड़ा रहा है मुझे जैसे कुछ तो। बोलो राज है। नहीं हो रहा है, खत्म ओके, हो रहा है नहीं। सभी नहीं सभी को जय श्री माता हाँ, जी। जय श्री माता जय जी श्री भैया, माता जी। जय श्री जय माता। श्री माता जी। अगले अंकल दिख सैटरडे रहे को हैं। जय श्री माता जी। थैंक यू, थैंक यू। चले जय श्री माता जी। थैंक यू ये दिव्यांश। जय श्री माता जी सभी को। मैं अब ऑल ओके सेशन क्लोज कर रहा हूँ। लोग है ना वो मीटिंग खत्म